सो जो आप सीए का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोफेशनल कोर्स और जो 12th का कोर्स है उन दोनों में थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, द वे ऑफ स्टडिंग, ठीक है, जिस तरीके से आप अपने एग्जाम्स को प्लान करेंगे, हर चीज में एक फर्क आ जाता है, बिकॉज आप एक प्रोफेशनल एग्जाम की तरफ अब एक स्टेप लेने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने आप को एक स्टेप क्लोजर रख रहे हो फ्रॉम कॉलिंग योरसेल्फ अ सीए। ठीक है, अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, आपने बोला कि अभी मैं जर्नी शुरू ही कर रहा हूं। ठीक है, मैं तो सिर्फ जर्नी अभी शुरू कर रहा हूं, मैं अपने आप को अभी सीए क्यों बोलूं? ठीक है, बिकॉज जब तक आप जर्नी शुरू नहीं करते हो, जब 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 आप जर्नी शुरू करने वाले हो और आप अपने आप को सीए नहीं बोलोगे, तब तक यू विल नेवर अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ बिकमिंग अ सीए। तो जब डे वन से आप सोच रहे हो ना, जब आप इस कोर्स में घुस गए कि हमको तो सीए बन के ही निकलना, आप सीए ऑलरेडी बन चुके हो, तो उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट पूरा शिफ्ट हो जाएगा। आपका क्वालिटी ऑफ आंसर्स, आप बोलोगे, देखो दो तरीके के लोग हैं। एक, या तो मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर मैं गरिमा के बारे में बात करूं एक बार, तो अगर मैं बोलूं कि गरिमा आंसर कर रही है, एंड इफ आई टेल कि सीए गरिमा आंसर कर रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा तुम्हारा, देयर इज अ शिफ्ट, समझ रहा है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार, अपन सीए बनने वाले हैं, अपन ऐसे जैसे भी आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस जो अपने को चाहिए। ठीक है, दैट इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जो अपने को चाहिए। तो सबसे पहला बात कि आप लोग बहुत सही काम कर रहे हो। पहली बात मैं अगर बताऊं आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत सही काम कर रहे हो कि आप लोग इस जर्नी में आ रहे हो। ठीक है, द प्रॉब्लम इज दैट कि सीए जो कोर्स है उसको काफी ज्यादा ना डराया गया है। ठीक है, कि मतलब ये पास नहीं होते हैं बहुत जन के अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, इट्स अ वेरी टफ कोर्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि इट इज टफ अनटिल एंड अनलेस अगर आपको ट्रिक नहीं पता। ठीक है, इफ यू डोंट नो द राइट टेक्निक जिससे आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको प्लान करना चाहिए पूरा सीए कोर्स को, तब तक इट इज अ मिथ। ठीक है, अगर आपको राइट टेक्निक पता है ना, किस तरीके से आपको फोकस करना है डे वन से, तो इट इज माई गारंटी। ठीक है, जनरली प्रोफेशनल कोर्स में कोई गारंटी नहीं देता, बट ये मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप सीए कोर्स कर रहे हो तो आप एकदम सीरियस रहो अपने लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल सीरियसली आप पढ़ो, आपको एंजॉय करना पड़ेगा। यू शुड हैव द एक्साइटमेंट कि आप कोई नया सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं चाहता तो इको क्लास होता था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, फॉर पीपल हु डोंट इवन नो मी, सॉरी, हाँ मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, वो थोड़ा फ्लो में आ जाता हूँ ना एक्चुअली। ठीक है, तो आई एम शशांक साबू, आई विल टेक अप योर लॉ एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अच्छे से, एकदम स्ट्रेस नहीं लगा। कुछ भी क्वेश्चन हो दिमाग में, कुछ भी, ठीक है, कि कैसे क्लासेस होंगे, क्या होंगे, क्या हिसाब से प्लान करना है, कुछ भी दिक्कत हो आपके, ठीक है, पढ़ाई हो नहीं रहा है, पढ़ाई हो रहा है ज्यादा, ठीक है, घर पे दिक्कत हो रहा है, बुक्स कैसे होंगे, सब कुछ जो भी दिक्कत है आपका है इन रिलेशन टू सीए फाउंडेशन, एनी सब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बट आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट में इशू है, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी। ठीक है, बट मेरा गोल डे वन से यही है, जब हम पढ़ाने भी आया इस फील्ड में, तब भी माई गोल वॉज कि वी क्रैक फॉर 100% रिजल्ट। ठीक है, वी क्रैक फॉर 100% रिजल्ट। कोई भी एग्जाम अगर पास नहीं होता है हम लोग में से, तो आई फील इक्वली बैड देन ऑल द पीपल पासिंग। ठीक है, तो वी हैव बीन अराउंड टचिंग अराउंड 88 से 90% का रिजल्ट अभी तक, बट अभी तक 100% वाला ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ। आई एम होपिंग कि दिस बैच के साथ में, सिंस वी हैव टाइम, सिंस वी कैन पुट इन एफर्ट्स, वी कैन क्रैक अ 100% रिजल्ट। एंड आई विल टेल यू अ ऑनेस्ट थिंग, इट्स नॉट माय स्वार्थ दैट आई वांट टू गेट 100% रिजल्ट, इट्स फॉर यू ऑल। बिकॉज आप लोग जब वो कोई पास नहीं होता है ना, तो बहुत खराब लगता है, यू नो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हल्का पुल्का 15% एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालना है और आपको लगता है कि उस 15% एफर्ट से आप पास हो जाओगे, तो प्लीज वो एफर्ट डाल दो। ठीक है, प्लीज वो एफर्ट डाल दो, कोई स्ट्रेस नहीं है यार। आप वो सोचो कि मैं अगर पास हो गया तो मेरा 6 महीना वेस्ट नहीं होगा, आई बी क्लोजर ऑफ माई ड्रीम बिकमिंग सीए। ठीक है, और बहुत जन के सीए बनने के बाद भी ड्रीम्स है, तो आपके पास में टाइम फ्रेम वापस से वापस कम है, तो आप लोग को कोई भी चांस ही नहीं लेना है क्लियर नहीं होने का। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। सो मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि जब आप इस कोर्स के बारे में सोचते हो ना, देयर इज अ टेक्निक थ्रू व्हिच यू हैव टू क्लियर द कोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप सोचो ही मत कि आपके दिमाग में अटेम्प्ट्स है, सोचो ही मत कि आपके पास में कोई भी अटेम्प्ट वाला सिस्टम है, आपके पास एक ही अटेम्प्ट है, यही सोच के पढ़ना है अपने को। ठीक है, कि एक ही अटेम्प्ट है, अपने को एक ही अटेम्प्ट पे मिलना। अगर एक ही अटेम्प्ट होता तो सारा मेहनत करते,
आपको एक ही बार मेहनत करना है, ठीक है, आपको एक ही बार मेहनत करना है और आपको एक ही बार में क्रैक करना है, दैट्स द गोल, ठीक है। तो आपके पास जो सीए, आप जो सीए का जर्नी शुरू करने वाले हो, ठीक है, आप जो सीए का जर्नी शुरू करने वाले हो इसमें, ठीक है, बहुत जनों को इस सब की चीजें के बारे में शायद पता होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यू हैव 3 लेवल्स, ठीक है। एक है आपका सीए फाउंडेशन, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे आज से, ठीक है। वी हैव सीए फाउंडेशन, देन वंस यू क्लियर सीए फाउंडेशन यू हैव सीए इंटर, ठीक है, जिसको आईपीसीसीपी बोलते हैं, एंड देन वी हैव सीए फाइनल्स, ठीक है। ये 3 लेवल्स है आपके, ठीक है। सीए इंटर जब आप क्लियर करते हो, यहाँ पे एक 3 इयर्स का आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। आर्टिकलशिप बेसिकली इज ट्रेनिंग, मतलब इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं सीए के लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको 3 साल का जो है आर्टिकलशिप करना पड़ता है, ठीक है। ये कंपलसरी है, ये जब तक आप आर्टिकलशिप नहीं करते हो तब तक आप एग्जाम्स वगैरह नहीं दे सकते। और इन बीच में आपके कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं जो आपके सीए इंस्टीट्यूट में जाकर होते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं, आजकल सिंस पैंडेमिक चल रहा है तो ऑनलाइन भी हो रहा है, बट आपके कुछ 2-3 ट्रेनिंग्स होते हैं, जिसको एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स, ठीक है, फिर आपका आईटी ट्रेनिंग, ये सब कुछ 2-3 ट्रेनिंग होता है जो कि आपको करना पड़ता है। इफ आई समराइज, देयर आर 4 ट्रेनिंग्स, ठीक है। 2 इज डन बिफोर द इंटर वाला चीज, एंड 2 आर डन पोस्ट योर इंटर वाला चीज, ठीक है, मतलब बिफोर योर सीए फाइनल का एग्जाम्स। ये आप लोग जब आप थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट वगैरह में जाओगे तो आप समझ जाओगे ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो इतना कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं। सीए फाउंडेशन की जो जर्नी है, जिसमें हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें आपका 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी जो है वो एक 100 मार्क का कंप्लीटली थियरी, ये कंप्लीटली आपका मतलब प्रॉपर पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब, ठीक है। इसमें कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं है, 100 मार्क्स का पूरा, ठीक है, एग्जॉस्टिव बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्स है आपके 100 मार्क्स के, ठीक है, राइट। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 जो है वो है मेरा सब्जेक्ट लॉ एंड बीसीआर, ठीक है। लॉ जो है वो आपका 60 मार्क्स का आता है, एंड बीसीआर जो है वो आपका 40 मार्क्स का आता है। लॉ तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बीसीआर जो मैम कराएगी आपको, ठीक है, दैट इज मेनली ऑन लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग हो गया आपका, इंग्लिश के ऊपर हो गया मेनली, कम्युनिकेशन, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सब के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। ये भी एक थियोरेटिकल पेपर है पूरा, मतलब ये आपका पूरा एग्जॉस्टिव 100 मार्क का पेपर आता है, इसमें भी एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। तो ये 2 पेपर जो है, ये 2 पेपर में प्रॉपर्ली आपको लिखना पड़ता है। दैट इज व्हाई लॉ बिकम्स क्रिटिकल, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हो एक तो, और दूसरा आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्या जब लॉ शुरू करेंगे तब मैं बताऊंगा आराम से। उसके बाद नंबर 3 इज मैथमेटिक्स, बहुत जनों का फेवरेट है लगता है हमको, एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें भी ट्रिक है, देखो इसमें भी ट्रिक है, ठीक है। जिसको जिसको थोड़ा सा मैथ्स से डर लगता है, ऐसा लगता है ना, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, एक पूरा फोबिया क्रिएट किया हुआ है मैथ्स के ऊपर। तो अगर आपको मैथ्स से थोड़ा ज्यादा डर लगता है तो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज मैथ्स इज ऑफ अराउंड 40 मार्क्स, ठीक है। मैं एक क्रैक बता रहा हूं आप लोग को। पहला बात तो आप लोग का मैथ्स भी सही हो जाएगा, बट अगर आपको ज्यादा ही मैथ्स से डर लगता है तो मैथ्स इज अराउंड 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स इज अराउंड 40 मार्क्स, एंड लॉजिकल रीजनिंग इज अराउंड 20 मार्क्स। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स है, स्टैट्स और लॉजिकल मिला के 60 मार्क्स का आता है। तो यू कैन ऑलवेज प्लान प्रॉपर्ली, आपको डर के कोई फायदा नहीं है, आप प्लान कर सकते हो अच्छे से, प्लान करके आप सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये जो है आपका, ये होगा आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यू, ठीक है, पूरा पूरी एमसीक्यू पेपर होगा। अब देखो फायदा नुकसान सुनो। ये जो ऊपर के 2 पेपर है थियरी पेपर्स, इसमें पूरा एक प्रॉपर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसमें कोई नेगेटिव राइटिंग तो है नहीं, आपने सही आंसर लिखा आपको सही मार्क्स मिल जाएगा। बट एमसीक्यू में आपको नेगेटिव मार्क्स भी मिलता है, ठीक है। तो जितना फायदा लगता है आपको कि हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है एमसीक्यू है, तो उतना थोड़ा सा नुकसान भी है कि नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है कि आपने अगर 1 मार्क का आंसर राइट किया ना तो आपको 1 मार्क मिलेगा, बट अगर आपने 1 मार्क का कोई क्वेश्चन को गलत किया तो आपको 0.25 जो है नेगेटिव मार्क्स की तरह कट जाएगा,
ठीक है, मेरे को सबसे ज्यादा डर इसीलिए लगता है, मैं जब इको भी कराऊंगा आप लोग को तो मैं बताऊंगा कि ये मेरे को 0.25 से क्यों डर लगता है। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट मतलब एक, अगर आपने 1 मार्क का आंसर करेक्ट किया तो आपका आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और अगर आपने 1 मार्क का आंसर गलत लिखा, ठीक है, तो इन दैट केस आपका 0.25 मार्क्स का जो है वो नेगेटिव मार्क्स है। ठीक है, नंबर 4 सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि शायद तक बहुत जनों का एक एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट होगा, इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, पर्टिकुलरली इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। ठीक है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इकोनॉमिक्स तो आप लोगों को पता ही होगा और मैं करवाऊंगा ही आप लोगों को। बीसीके इज मेनली अबाउट थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट जो आपने हल्का हल्का किया था, वो सब पार्ट हल्का हल्का। ठीक है, थोड़ा सा आपका मैं बोलता हूँ बिजनेस से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कैसा होता है, तो ज्यादा कोई टफ नहीं है। यू कैन, इफ यू एम प्रॉपरली यू कैन स्कोर 35, ठीक है, प्लस इन बीसीके। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, कुछ कुछ चीजों में मैं भी हल्का हल्का गाइड कर दूंगा आप लोगों को, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इको और लॉ करा रहा हूँ तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे को आता है तो वो सब मैं आपको बता दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह जो भी मेरे पास अवेलेबल होंगे अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स एंड बीसी का एज अ बंडल देखता हूँ। ठीक है, मैं एज अ बंडल देखता हूँ उसको, क्योंकि वी हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, इन दैट, और ये भी जो है वो भी आपका एमसीक्यू है। ठीक है, सेम पैटर्न, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, वैसे आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके है। ठीक है, द इकोनॉमिक्स एंड बीसीके ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन वेरी गुड मेरे केस में। ठीक है, एवरीबॉडी जितना भी अभी तक जन कराए हैं, जितना जन को भी हम लोग कराए, जितने भी जन पास हुए, सबके सब 60 एंड अबव आए हैं, विद द हाईएस्ट बीइंग 84। ठीक है, हाईएस्ट 84 है अभी तक इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का। आई एम होपिंग कि इस बैच में कोई ना कोई होगा जो स्कोर को ब्रेक कर दे और इस बार का लिस्ट में आ जाए। ठीक है, एक या तो आई एम होपिंग कि इस बार होगा। और लॉ और बीसीआर में भी वी आर शॉटिंग विद नंबर्स ऑफ 60s, वी हैव क्रॉस 60s। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थ्योरी पेपर है तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट 80 90s इन लॉ एंड बीसीआर, बट वी कैन ट्राई फॉर इट एटलीस्ट। एंड लॉ में द हाईएस्ट इज अराउंड 68 आई बिलीव। सो देखते हैं, दोनों में वी हैव गुड टारगेट्स, इकोनॉमिक्स में भी वी हैव अ गुड टारगेट फॉर यू ऑल। तो लेट अस होप, और आप लोग को मिलेगा। पहला बात है कि आप लोग को अपने मन में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, जिसने अगर इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा है पहले, सीबीएसई के लोग तो थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि चलो ठीक है याद है, बट बहुत जन भूल गए होंगे शायद, बिकॉज लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ये स्ट्रेस है, बट अगर आपने कभी जिंदगी में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तब भी आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। देखो, इन कंपैरिजन टू द सीबीएसई पीपल आपको थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। ठीक है, यू कैन स्टिल स्कोर ग्रेट मार्क्स। ठीक है, अब ये चारों सब्जेक्ट्स के बारे में आप, मुझे ऐसा लगता है कि 60% लोगों को पता था। ठीक है, तो आपने ये चीज बताया क्यों है। ठीक है ना, आई टेल यू एक्सप्लेनेशन क्यों आपको मैं बोलता हूँ कि टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको टोटल चाहिए पास होने के लिए 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स चाहिए, और आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना है। हर एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क इज 40। ठीक है, एंड बट ओवरऑल, ठीक है, चारों सब्जेक्ट को मिला के आपको लेके आना 200, मतलब 50% का आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो आप हर सब्जेक्ट में अगर पास भी हो गए और अगर आपका 200 नहीं आया तो आप फेल हो। ठीक है, तो आपको 50 ऑन एन एवरेज लाना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। नाउ हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि आप को सब में ला रहा है 60 के ऊपर, ठीक है, आप एम कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपको। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। दूसरा है कि आप कुछ सब्जेक्ट को सिलेक्टिव रख के रखे और उसमें सोच के रखे कि नहीं मैं इसमें तो फोड़ूंगा। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा ट्रिकी है। आपको अपना प्लानिंग इस तरीके से करना है कि आप अपना 200 को श्योर कर लो। ठीक है, और मैं आपको ये भी बोलता हूं कि इन सब्जेक्ट्स में से आपको 1 से 2 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 60 अबव चाहिए। अगर आपने एक सब्जेक्ट में भी 60 अबव ले आया तो देयर आर हायर चांसेस, इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ हायर चांसेस कि आप जो है सीए फाउंडेशन आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, आराम से क्लियर कर लोगे, बिकॉज आई शो यू हाउ। ठीक है, देखो, सोचो, और पहला बात तो मैं 200 अपना पास मार्क मानता ही नहीं हूँ। हाँ? जिसको लगता है कि 200 आप लोग के लिए पास मार्क है तो 200 तो है नहीं। जो लोग 200 के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग मत ही पढ़ो तो अच्छा है, 200 नहीं आने वाला। 200 तो नहीं आएगा। जो लोग 250, 220 से 250 तक एम कर रहा है, ठीक है, वो लोग सोच रहे हैं कि लोग पास हो जाएगा।
दैट्स अ फैक्ट। अगर आप 200 के लिए एम कर रहे हो तो 190s में अटक जाओगे, 180s 190s में अटक जाओगे, ये फैक्ट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि 200 तो आप सोचो ही मत कि पास परसेंटेज है आपका, ठीक है। बट फॉर पीपल जो अभी भी डर रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ये भाई कैसे होगा ये कोर्स, देखो 200 मार्क का आपका पेपर है। अगर आप एक सब्जेक्ट पे भी सोचो अराउंड 60 लेके आते हो तो ये लेफ्ट विद 140। 140 आपको 3 सब्जेक्ट पे लेके आना है, तो वो कितना होता है एवरेज में, कोई बता सकेगा मेरे को, कोई बता पाएगा कितना होता है? 45 अप्रोक्स, 45 46 अप्रॉक्स, ठीक है। तो देखो आपका ऑटोमेटिकली क्या है, आपको पास तो वैसे भी होना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपका 45 46 अप्रोच जो आप कोई भी सब्जेक्ट में आराम से देखा जाएगा तो आप ला सकते हो 46 47 स्टेप अगर कुछ लेके आ गए आप, ठीक है, तो भी आप पास हो गए। वो भी सिर्फ 10 मार्क अगर आप ज्यादा लेके आ रहे हो तो 60। और जनरली हम लोग एम करते हैं कि हम लोग 70 अबव लेके आए, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाए। अगर 70 आ गया तो अराउंड 41 42 चाहिए आपको, वो तो आपको वैसे भी चाहिए पास होने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। इसलिए भावुक ज्यादा नहीं होना है कि भाई कैसे नहीं हो रहा, हाँ भाई आपको प्लान करके जाना है। आप सारे सब्जेक्ट में 50 का एम तो करके ही जाओ, और कुछ ही सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख के रखो। सर सब तो बाकी में 50 का क्यों एम, बिकॉज अगर पेपर घूम गया, सोचो आप लोग ने सब लोग ने सोचा लॉ में फोड़ेगा, बट लॉ का पेपर घूम गया, तब क्या करोगे? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सब में 50 का एम तो रख के रखो, हाँ आप श्योर हो जाओगे कि आपका 50 के ऊपर आएगा, श्योर हो जाओगे, बट यू कैन नॉट टेक अ चांस। आपको दोनों तरफ से प्लान, देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, अपन मेहनत सब करता है, जब आप सीए का कोर्स में आ रहे हो ना, मेहनत सब करेगा। ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पे बैठ के टाइम पास करेगी, हाँ देखा जाएगा जो होगा होगा, वो सिस्टम नहीं था। मेहनत सब करता है और अपने से मेहनत हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत नहीं हुआ ना तो वो डिफरेंस आ जाएगा। बिकॉज जो लोग भी पास नहीं होते ना, अभी जितने भी हम लोग के पास भी है, वो लोग ऐसा नहीं कि दे गॉट अराउंड 130s या 140s, they're around 190s. This time we got two students who are, one has scored 194 and the other has scored 192, one has scored 196 and the other has scored 192. आप सोचोगे उनको हम लोग किस हिसाब से उनको मोटिवेट करें, बिकॉज दे आर सो क्लोज फॉर पासिंग, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स अभी एग्जाम्स देंगे वो लोग, तो दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लान्ड जाओ, क्योंकि मेहनत सब करेंगे। प्लान्ड जाओ कि आपके कौन से कोर सब्जेक्ट्स होंगे, किसमें आपको मेहनत करना है, और जिसमें भी मैं आपको बोलूं कि आपको इसको ऐसे करना है, ठीक है, आपको फॉर एनीबॉडी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको सिर्फ मेरी बात ही माननी है, बट अगर आप मेरी बात सुनते हो, ठीक है, इफ यू ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स, यू हैव टू लिसन टू मी। अगर मैं आपको बोलूं कि सुनो इसको आप लिख के प्रैक्टिस करो, तो एक बार के लिए लिखो, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, बिकॉज यू विल रियली फील द डिफरेंस। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को बेटरमेंट हो रहा है। बट अगर आप अपने स्टाइल से कर रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप मेरी बातों को सुनते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आई ट्रस्ट हिम एंड ही कैन हेल्प मी, और ही कैन हेल्प मी पास द सीए फाउंडेशन एग्जाम, तो आप प्लीज ट्राई करो कि आप मेरी बातों को सुनो, ठीक है। ज्यादा मैं इरिटेट करूंगा नहीं आप लोग को, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं रहना, पर थोड़ा सा मेहनत करवाऊंगा, बिकॉज नाउ इट्स अ प्रेशर मोमेंट। अगर किसी ने भी इकोनॉमिक्स में कम लेके आया तो एक होता है ना प्रेस्टीज खराब हो जाएगा थोड़ा सा मेरा। 3 अटेम्प्ट से वी हैव बीन ट्राइंग, ठीक है, और तीनों अटेम्प्ट में हुआ, तो ये 4th अटेम्प्ट में मैं जाने नहीं सकता, एंड आई वांट एवरीबॉडी दिस टाइम। तो यार 2 गोल्स, 1 कि हम लोग जो प्रथा है, ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है, जो प्रथा है उसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि जो कस्टम है वो चलते आ रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड नंबर 2 कि इस बार जो है आई वांट अ कमिटमेंट फ्रॉम 100% एवरीबॉडी दैट वी स्कोर अ 100% रिजल्ट दिस टाइम। इट्स लाइक लेट्स डू दिस, ठीक है, जो मेहनत पड़ेगा पड़ेगा। अच्छा, फॉर द क्लास कंडक्ट, जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होता है, मीन जब तक गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, तब तक वी विल रन ऑन एन ऑफलाइन मोड, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शुरू के लिए, एटलीस्ट जून महीना के लिए, ठीक है, वील हैव द क्लासेस, लाइक आई विल हैव द क्लासेस फॉर लॉ एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर जुलाई से शायद तक वी कैन ऐड ऑन संडेज इफ वी वांट टू, कि अपना सिलेबस का साइज का, सिलेबस कितना जल्दी आप कैच कर रहे हो कोई चीज को, उसको देखते हुए वी कैन थिंक, ठीक है। हर एक स्टूडेंट जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं थोड़ा पीछे हो गया हूँ, यू कैन ऑलवेज पर्सनली टॉक टू मी, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी इज रियली रियली वैल्यूएबल, ठीक है, एंड आई रियली मीन इट। ऐसा नहीं कि मैं आपको फ्लैटर करने के लिए सब बोल रहा हूँ, आई कैन रील इट। सम ऑफ द पीपल हैव बीन स्टडीइंग पुराने से, तो दे नो कि मैं कितना वैल्यू करता हूँ आप सबके एग्जिस्टेंस को, ठीक है, तो यू कैन डू दैट। तो जून में इट विल बी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सुबह 8 बजे से मेरा क्लास रहेगा, ठीक है, फॉर लॉ। शुरू में हम लोग लॉ स्टार्ट करें कि आप लोगों को कुछ नया नया पार्ट समझ में आए, आज भी हल्का हल्का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर। अगर आपको कुछ भी पूछना है
कि एग्जाम्स पैटर्न कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मेरे को बताना, ठीक है। अभी मेरे को चैट्स में या फिर माइक ऑन करके बताओ कि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था, सीए फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट्स है। सीए इंटर में यू विल हैव 8 सब्जेक्ट्स। लाइक जो पूरा सीए इंटर है ना, वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जैसे इसमें कोई ग्रुप्स नहीं है, सीए फाउंडेशन में कोई ग्रुप्स नहीं है, सीए इंटर में 2 ग्रुप्स है, ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, यानी दोनों को मिला के 8 सब्जेक्ट्स है आपके, ठीक है, 4 4, ठीक है, 8 सब्जेक्ट्स है आपके। एंड सीए फाइनल जो है उसमें भी आपके 8 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो 4 8 8, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू स्टडी। इतना शर्माओ मत, जिसको जो पूछना आराम से पूछना। तो ये है आपका सीन, ठीक है। तो इफ यू गो ऑन वेरी प्लान्ड प्रॉपर्ली, अच्छे से, तो 100% श्योरिटी है कि अपन रिजल्ट भी लेके आएगा, अच्छा लेके आएगा। कुछ कुछ लोग शायद बहुत अच्छा रिजल्ट किया, मार्क्स भी बहुत बढ़िया लेके आएगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना आप लोग को, ठीक है, आराम से इसको करना है। ये है, अगर आपको कुछ भी पूछना है कि हाँ इसमें कुछ डाउट है, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, तो बताना मेरे को। यू कैन मैनेज कॉलेज एंड सीए टुगेदर, ठीक है। आई हैव बीन डूइंग इट। मैंने क्लास 12th के बाद ही शुरू किया, जब आप लोग अभी शुरू कर रहे हो ना, तो मैंने भी 12th के बाद ही शुरू किया था। हमारे टाइम में सीए फाउंडेशन नहीं था, वी हैड सीए सीपीटी, ठीक है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी बोल के था। हमारा पेपर जो था वो 200 मार्क का होता था, आप लोग का 400 मार्क का होता है। हमारे पेपर जो थे 200 मार्क के थे। एंड हमें ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता था एक्चुअली। हम मई अटेम्प्ट देते थे, आप जैसे नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हो ना, तो हम लोग मई अटेम्प्ट देते थे। तो हम लोग का एग्जाम्स जो है वो मार्च में खत्म होता था, एंड वी यूज्ड टू गेट 1 or 2 months। अच्छा, अच्छा, ओके। सो ओके, मैं चैप्टर्स के बारे में वैसे तो बताऊंगा, ठीक है। मैं एक एक सब्जेक्ट करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, चलेगा। मैं अपना 2 सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या चैप्टर्स है। ओके सिमरन, सॉरी। अब सुनो, जो मैं 2 सब्जेक्ट्स आपके साथ में करने वाला हूँ, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग, ऐसा क्या है ना, जानबूझ के मैं सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को अपने पास रख लिया हूँ, ठीक है। और जिन सब्जेक्ट से ज्यादा डर लगता है ना, वो सब्जेक्ट को ले लिया मैंने, ठीक है, कि डर लगता है यार, कैसे होगा, क्या होगा, देखते हैं कैसे नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, पहला सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बस आज करा रहा हूँ, मतलब, ठीक है, जो पहला चीज बताने वाला हूँ वो है लॉ के बारे में, ठीक है। और लॉ जो है आपका 60 मार्क्स का एक पेपर है, ठीक है, 60 मार्क्स का पेपर, इट्स अ थियरी पेपर, यू हैव टू राइट द आंसर। तो यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको लॉ में फंडामेंटल रूल, सबसे पहला रूल, चाहे आपका वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे आपका वो लास्ट क्लास हो, लॉ में अगर आपको अच्छा करना है, बिकॉज लॉ इज अ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू ऑल, कंप्लीटली नया लैंग्वेज आएगा आपका इसमें। आप ऐसा नहीं कि आप डे टू डे लैंग्वेज जो यूज कर रहे हो उसको आप ले लो। यस, यू कैन राइट योर ओन लैंग्वेज, बट आप कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिख सकते। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ राइटिंग लॉ। बिकॉज देखो, सिंपल सा बात है, सर आप सीए बनने वाले हो, ठीक है, या मैम आप लोग सीए बनने वाले हो, अगर आप और नॉर्मल इंसान सेम ही चीज लिखेगा तो फिर आपको पैसे क्यों मिलेंगे, ठीक है, आपको क्यों वैल्यू मिलेगा। सो यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। आप अगर बोलोगे ना सर हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे भी, सब कुछ पूरा कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट ट्राई टू लर्न अ फ्यू वर्ड्स, ट्राई टू लर्न अ फ्यू लैंग्वेज। और ये कैसे आएगा, बिकॉज इतना टाइम नहीं है आपके पास में, 2-3 महीने के अंदर यू टू लर्न अ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट। तो मैं आपको कोई एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं लॉ आपको जब जब पढ़ाऊं, जितना भी पढ़ाऊं, आप लोग उसको रेगुलरली रिवाइज करोगे, ठीक है, आप लोग उसको जो है रेगुलरली रिवाइज करोगे, ठीक है, आप उसको रेगुलरली रिवाइज करोगे। बन पड़ा, हो सका तो उसको आप लिखोगे हाथ से, ठीक है? कोई हड़बड़ी नहीं है। बहुत जनों ने, आप किसी को भी पूछ लेना जो आपके प्रीवियस सीनियर्स है, सभी ने एग्जाम्स में, जिन्होंने भी अच्छा किया लॉ में, एक डर था, उन्होंने आंसर्स लिखा है, ठीक है। खूब सारा क्वेश्चंस करो, बिल्कुल डरना नहीं है। ये नहीं कि पहले चैप्टर कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहले क्वेश्चंस देखो कैसा क्वेश्चंस आ रहा है। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई स्ट्रेस नहीं है, आ जाएगा। पर पहला बात तो डर हटा दो दिमाग से कि क्या होगा, कैसे होगा, लैंग्वेज, कुछ टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। बट आई नीड वन प्रॉमिस, कि आप लोग में से कोई मेरे को झूठ नहीं बोलेगा, और आप लोग रिलीजियसली, जितना मैं आपको करा रहा हूं, आप लोग लॉ को नहीं भूलोगे। बिकॉज मैं आपको जो आज कराऊंगा, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो इट इज अ गारंटी कि आप उसे भूल जाओगे, गारंटी कि उसे भूल जाओगे। लॉ भूल जाता है, अरे मैं भूल जाता हूं,
मैंने कितना बार करा दिया, मैं भूल जाता हूँ। मेरे को मैं एक इकलौता सब्जेक्ट है लॉ जो कि मैं शायद तक क्लासेस के पहले हल्का सा देखता हूँ, सोच लो आप, इसलिए मैं बोलता हूँ भूल जाते हो आप, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। इसलिए बोलता हूँ लॉ को कंटिन्यूअसली पढ़ना है आपको, कंटिन्यूअसली, ठीक है, जितना भी आपको कराऊं। तो इसमें से क्या होगा, देखो आपको लॉ में यू विल हैव 3 बुक्स इन योर हैंड्स, ठीक है। एक आपका जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला आईसीआई मटेरियल, ठीक है, आईसीआई का एक मटेरियल आपको मिला। किसको किसको आईसीआई का मटेरियल मिल चुका है, मतलब किस किस के पास बुक्स आ चुका है, फिजिकल बुक्स किसके किसके पास आया हुआ है? मेरे पास रहते हैं। एक जन के पास में है खाली? मेरे पास भी आ गया सर। आ गया, मेरे पास भी है भैया। ओके, ठीक है, प्रथम के पास में आ गया। सुनो मेरी बात सुनो, अगर बाई चांस आपके पास में किताब आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिजिकल बुक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ठीक है। और अगर आपको आपके पास बुक्स नहीं आया है तो मैं आपको दिखा देता हूं, रुको, ठीक है, 1 सेकेंड। कहाँ से आप अपना जो मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ICI.org में आप जाओ, ठीक है, ICI.org में आप गए, ठीक है, दैट्स अ वेबसाइट फॉर ICI का हर चीज, ठीक है। उसमें आप स्टूडेंट्स टैब में गए, ठीक है, स्टूडेंट्स टैब में जाकर आप यूएस का नॉलेज पोर्टल में गए, ठीक है। इसमें आप अपना कोर्स सिलेक्ट किया, आपका क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है तो फाउंडेशन, ठीक है। आप इसमें सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, देखो सारा, अकाउंटेंसी, लॉज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने बिजनेस लॉ सिलेक्ट किया, स्टडी मटेरियल सिलेक्ट किया, ठीक है। आपके सिंस 2021 के बाद के एग्जाम्स है तो आपको वो, और आपके सारे के सारे जो पीडीएफ्स है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इन केस अगर आपके बुक्स नहीं आए हैं तो आप हमेशा इस पार्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप सुनो, एक आईसीआई का मटेरियल आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है, जो कि आपका हो सकता है ना, वो बेसिकली आपका मेन बुक हो गया, मतलब सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। तो वो हमेशा कभी नहीं आपको घुमाना, ठीक है, उसको रखना है। नंबर 2 होगा, एक मेरा बुक रहेगा आपका, ठीक है, मेरा एक मैट रहेगा आपका, ठीक है, फॉर लॉ। अब लॉ में आपके पास में 5 एक्ट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, 5 ऐसे एक्ट्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे, 5 ऐसे लॉज है बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वील हैव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा आराम से, बट एक बार सुन लो ऐसे ही। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे पास, पार्टनरशिप एक्ट है हमारे पास में, कंपनीज एक्ट है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एलएलपी एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सॉरी शायद, रुको रुको, सॉरी, यस, ठीक है, हमारे पास 5 एक्ट रहेंगे, ठीक है। तो 5 एक्ट है हमारे पास में, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब 5 एक्ट में से जो मेरा मैट रहेगा, ठीक है, उसमें आपके 4 जो चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स, यानी कि कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये 4 एक्ट्स, ठीक है, आपके कंप्लीटली, मतलब आपको आईसीआई का मटेरियल भी देखना नहीं पड़े वैसा हिसाब से बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो पहले मैं सोचा था पूरा का पूरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको भी डाल दूं, बट मैं सोचा कि बुक थोड़ा बल्कि बन जाएगा आपका उसके चक्कर में। तो व्हाट आई डिसाइडेड, यूनिट 1 आपका पूरा है उसमें प्रॉपर्ली, उसमें 6 यूनिट्स है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 यूनिट्स है आपके, तो यूनिट 1 आपका पूरा है। उसके अलावा जो बाकी यूनिट्स है उसके समराइज नोट्स वगैरह टाइप से बना के मैं दे दूंगा आपको, ताकि आप लोग के लिए क्या होगा, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उस चैप्टर के लिए, कि अगर आपको बाय चांस थोड़ा सा और कुछ रेफर करना है तो आप आईसीआई का मटेरियल जो है उसके लिए दे सकते हो। उसके अलावा बाकी सब चीज जो है मेरे बुक में कवर्ड है, बट यू कैन नेवर इग्नोर दी आईसीआई मटेरियल, ठीक है, नेवर इग्नोर, ठीक है, रखो अपने पास में, मैं अपना बुक भी आपको दूंगा, ठीक है, उसके बाद आप उसमें से देख के रेफर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन अनदर थिंग जो कि बहुत काम का रहेगा आपके लिए, ठीक है, जो कि है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। द प्रॉब्लम विद लॉ इज दैट कि जब तक आपको क्वेश्चंस नहीं देखे आप, तब तक जो है आपका फायदा नहीं होता। तो क्वेश्चन बैंक इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आप बैट और क्वेश्चन बैंक में आपको अलग से दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में मैं अलग से वर्क किया इस साल, पिछले साल तक मैं क्वेश्चन बैंक नहीं देता था, इस साल मैंने क्वेश्चन बैंक पे भी वर्क किया थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन का आइडिया हो जाए। तो अगर आपने इतना कर लिया, बाकी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा प्लस आपको पेपर्स करवाऊंगा, तो आप लोग को लाइक यू कैन बी अश्योर्ड कि आपको लॉ में अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज आपके पास लॉ में रहेगा। अगर आई टेल यू देयर आर 5 एक्ट्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आराम से, ठीक है। तो ये 3 चीज रहेगा, ये मेरे तरफ से रहेगा आपका, ठीक है, ये 2 चीज मेरे तरफ से रहेगा, ये आप लोग के पास में है, नहीं तो आप लोग हमेशा डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द, ठीक, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा कि जब तक आपका मटेरियल नहीं आता है, ठीक है, तो या तो आप मतलब जो भी, अगर अभी फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ आपको,
तो एक बार अगर हो सके, अगर आपके पास एक्सेस है तो उसको प्लीज प्रिंट आउट कर लेना। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों बाद में मैं आपको हार्ड बुक्स दे दूंगा, बट अगर कुछ थोड़ा सा ही पेपर्स है, 10 12 15 20 पेपर्स ही है, तो उसको थोड़ा प्रिंट कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रिंट करके मार्क करने से पढ़ने से ज्यादा सही से रहता है इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट कॉपी, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू ऑल। अगर पॉसिबल नहीं है, सॉफ्ट कॉपी से चलता है तो कोई दिक्कत है, सॉफ्ट कॉपी से उसको पढ़ लो, ठीक है। तो ये सीन है लॉ में, ठीक है। बाकी तो अपन आज डिस्कस करेंगे आराम से लॉ के बारे में, तो कोई स्ट्रेस है नहीं, ठीक है। रहा बात जो भी सिमरन ने पूछा हमें इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स इज कंप्लीटली अ 60 मार्क पेपर अगेन। इसमें आपके 5 चैप्टर्स है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स थोड़े छोटे हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। इट इज मेनली जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन है वो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो, और जिसको इसको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन भी है, वो आप लोग आईपीसीसी में पढ़ोगे, ठीक है। मतलब जो आप मैक्रो पढ़ते हो 12th पे, उससे थोड़ा सा मोर पॉलिश है कि जो आप 11th में माइक्रो पढ़ते हो ना, उससे थोड़ा पॉलिश्ड वर्जन, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो। और सिमिलरली 12th से थोड़ा सा नॉलेज वाइज ज्यादा आप आईपीसीसी में पढ़ते हो और इकोनॉमिक्स, तो वो दोनों इकोनॉमिक्स कवर होता है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जाम्स में आ जाते हैं आपका, ठीक है। तो 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, 5 चैप्टर है, ठीक है, 5 यूनिट्स बोल सकते हैं, 5 चैप्टर्स तो नहीं बोलेंगे मैं, 5 यूनिट्स है आपके, ठीक है। डिमांड सप्लाई जो भी आपने सुना होगा कभी, ठीक है, इंट्रोडक्शन, डिमांड सप्लाई, मार्केट्स, कॉस्ट, प्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर्स रहेंगे। और लास्ट में चैप्टर जिसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स, ठीक है, वो एक चैप्टर नया आप लोगों के लिए, कंप्लीटली नया चैप्टर होगा, जिन्होंने सीबीएसई में पढ़ के भी रखा है या फिर मुझसे भी पढ़े हो आप लोग, ठीक है, तो आप लोग के लिए नया चैप्टर होगा बिल्कुल, ठीक है। अब इको में कैसे करना है, लॉ तो बता दिया आपने कि रेगुलरली पढ़ना है, इको कैसे करना है। इको में देखो, सबसे पहला चीज इको में आएगा एमसीक्यूज, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट आपको ये नहीं करना है कि मेरे को ना एकदम प्रॉपर्ली बैठ बैठ के रट्टा मारना है, ठीक है। बुक जिसके पास में बुक खोला, अपन भी बुक खोलेंगे आईसीआई मटेरियल, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल का दरकार नहीं है, मैं आपको एमसीक्यूज जरूर दूंगा एक्स्ट्रा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एमसीक्यूज मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा सॉल्व करने के लिए, कई सारे एमसीक्यूज दूंगा सॉल्व करने के लिए, बिकॉज एमसीक्यूज ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू जरूर दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। आपको क्या करना है, जब आपने पढ़ा, आपने प्रॉपर्ली एक बार अच्छे से रीडिंग कर लिया, देन यू ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन। कोशिश यही करो कि क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो यस, आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें नहीं है, तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा। बट फॉर दोस्त जिन्होंने इकोनॉमिक्स एक बार पढ़ लिया है पहले कभी, ठीक है, चाहे मुझसे चाहे किसी से भी, ठीक है, यहाँ पे लगता तो है मुझसे ही, बट कर लिया है, तो आप लोग क्या करना, कॉन्सेप्ट लिए, एमसीक्यू सॉल्व किया, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, ठीक है। नोट्स वगैरह मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ इकोनॉमिक्स को लेके ज्यादातर। लॉ का अगर आपको हाथ से लिखने का शौक है, बनाने का शौक है, तो आप बनाओ, डिपेंडिंग ऑन की टाइम फ्रेम आप देखो, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर काफी रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते रहोगे रेगुलरली, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ गैप। तो दैट इज व्हाई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, ठीक है, ज्यादा पैनिक मत करना, उससे ज्यादा फायदा होगा, और उस हिसाब से प्लान करके अपने सब्जेक्ट्स को करना। तो ये रहा अबाउट इकोनॉमिक्स एंड लॉ, जो कि मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे। बीसी के बीसीआर विल बी अराउंड 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, और वो भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 80 मार्क्स है, दोनों मिला के 80 मार्क है, और ये बोनस है। ट्रस्ट में, लॉ इतना कुछ पढ़ने के बाद में आपको 60 मार्क मिलता है खाली, बीसीआर इतना सा पढ़ के आपको 40 मार्क मिल रहा है, बीसी के इतना सा पढ़ के आपको 40 मार्क्स मिल रहा है, तो ये 80 मार्क्स आपके लिए बोनस है। तो इस 80 मार्क्स को इग्नोर मत करना, ठीक है, प्लीज इग्नोर मत करना, ठीक है, आराम से अच्छे से करना उसको। और किसी को कुछ पूछना है, फिर तो अपन स्टार्ट करें, बोलो, कुछ भी और पूछना है तो, क्योंकि जैसे जैसे अपन पढ़ते रहेंगे ना आगे, वैसे वैसे अपने को और क्लियर हो जाएगा चीजें। कुछ अगर कुछ भी पूछना है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, पेट में दिक्कत हो रहा है, कुछ इशू हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो बताइए, नहीं तो अपन स्टार्ट करेंगे। अगर दिमाग में तो मेरा इतना कुछ ही है जो डिस्कस करना था मेरे को, उसके अलावा कुछ तो आ नहीं रहा है, बट कुछ भी पूछते तो बताओ। बस सब 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 पता है, पहले से रिसर्च करके रखा बढ़िया से, ठीक है। जो कुछ पूछना, से मैंने इकोनॉमिक्स वाला चीज थोड़ा क्लियर हुआ, क्या क्या है उसमें। हाँ भैया। चलो मैं एक काम करता हूँ,
मैं एज ए पीडीएफ उसको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में आपका, बट ठीक है, बाद में अगर अपन एक अलग ग्रुप बना ले फॉर लॉ एंड ऑल तो वैसे बता देना मेरे को। एक बार के लिए मैं मेन ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है आप लोग के साथ में, आपके ग्रुप में देख लो एक बार आप लोग। अच्छा, ग्रुप में कुछ कुछ लोगों को अलग से करना पड़ेगा आपको। क्या था पहला चैप्टर, कौन सा शुरू करने वाले हैं हम लोग? किसी को आइडिया पहला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे हम लोग? जो जो देख लिया ग्रुप में वो नहीं बोल रहा मैं आप लोग को, जो लोग ग्रुप में नहीं देखा अभी तक, कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे यहाँ पर? सबको ऐसा लगा कॉन्ट्रैक्ट टैक्ट पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टैक्ट पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं करता अपन तो ऐसे, मतलब ऐसे भी हम थोड़ा सा उल्टा ही शुरू करता है हमेशा, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से चलना ही नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। चलना चाहिए हमेशा अपने हिसाब से। तो जो चैप्टर अपन शुरू करेंगे सबसे पहला, पहले मैं आपको बता देता हूँ, लॉ में आपके 5 एक्ट्स है, ठीक है। लॉ में आपके 5 एक्ट्स है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू लॉ वी हैव 5 एक्ट्स। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। पहला है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। एवरी एक्ट दैट यू डू विल बी एसोसिएटेड विद द ईयर, ठीक है, किस साल वो एक्ट जो है इनैक्ट हुआ, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए सिर्फ नाम लिख रहा हूं, बाकी आगे जाकर मैं आप लोग को ईयर्स भी बताऊंगा, ठीक है, कि कौन से साल में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 इज पार्टनरशिप एक्ट। ये आपको शायद ईयर याद होगा, किसी को याद है पार्टनरशिप एक्ट कब का है? आपने शायद 12th वगैरह में पढ़ा होगा हल्का हल्का, किसी को पता है क्या? 1932। वेरी गुड, 1932। वेरी गुड, 1932। तो यू टू राइट, जब आप लोग लिखोगे, जैसे आप लोग लिखो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, कॉमा 1932 स्टेट्स दैट, जैसे भी आप लिखोगे वैसे लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कभी भी जब आप लिखोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपसे पार्टनरशिप एक्ट लिख दिया या फिर सिर्फ पार्टनरशिप लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, पूरा लिखना पड़ेगा द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। नंबर 3 इज सोगा, जिसको अपन बोलते हैं सोगा, ठीक है। सेल्स ऑफ, सेल ऑफ, सॉरी सेल्स नहीं है, सेल है, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। नंबर 4 इज एलएलपी एक्ट। ये बहुत छोटा पार्ट था, पता आपको, ठीक है। 2008 में बहुत छोटा पार्ट था, बहुत छोटा सा पार्ट आप लोग का था, बट अभी बहुत सारा इंक्लूड कर दिया नया नया पार्ट्स, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया एलएलपी एक्ट। नंबर 5 इज कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013। ये 5 एक्ट्स आपको करने हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला एक्ट जो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो होगा कंपनीज एक्ट, ठीक है। पहला बात समझो, कंपनीज एक्ट ऐसा है कि क्यों सर इसको सबसे पहले क्यों करा रहा है? पहला बात तो आप मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले इसको क्यों, बाकी क्यों नहीं करा रहे हो? सबसे पहला बात कि कंपनीज एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन में काम आएगा, ठीक है। इसका जर्नी आपका शुरू होगा सीए फाउंडेशन से, उसके बाद आप आईपीसीसी में भी कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, ठीक है, टिल पर्टिकुलर सेक्शन शायद तक, ठीक है, टिल द पार्ट ऑफ डिविडेंड वाला पार्ट आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद उसको सीए फाइनल में भी पढ़ोगे, मतलब कि शुरुआत यहां से करोगे। पूरा कंपनीज एक्ट यहां पर नहीं पढ़ने वाले हो, मेजरली आपके जो पहले 10 सेक्शंस है कंपनीज एक्ट का, वो आप पढ़ने वाले हो इस कंपनीज एक्ट वाले पार्ट में। यानी कि ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो कि आप शुरू करते हो सीए फाउंडेशन से और एंड करोगे सीए फाइनल में, ठीक है। तो दैट इज द जर्नी ऑफ कंपनीज एक्ट। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं सच में, तो आईपीसीसी में और फाइनल में तो ये एक बहुत मतलब बाकी लॉज तो चलो एक तरफ साइड में और कंपनीज एक्ट एक तरफ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस है इसका।
मतलब ऐसा कि क्यूमुलेशन ऑफ बहुत सारा लॉज एक जगह रखा रहेगा और कंपनीज एक्ट एक तरफ रखा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू, दैट इज व्हाई ऐसा कोई चैप्टर जो इतना इंपॉर्टेंट है उसको शुरू करते हैं, ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। भैया अगर आपको कंपनी खोलना है, कुछ कुछ इसकी शायद मेरे को लगता है कि कुछ कुछ लोगों को इसके बारे में हल्का हल्का आइडिया होगा, बिकॉज आप लोग ने 12th में शेयर्स वगैरह पढ़ा था, तो वहां पे आप लोग को कंपनीज एक्ट के बारे में हल्का हल्का रेफरेंस दिया होगा, ठीक है। तो आपको हल्का हल्का इसके बारे में पता होगा, तो थोड़ा फेमिलियर भी हो जाएगा आप लोग के लिए कि हाँ ये चीज पढ़ा हुआ है, हाँ ये थोड़ा आता, ठीक है। बट अपने आप से क्वेश्चन पूछना है मेरे को, देखो जब भी कोई सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, ये नहीं देखना है कि अपने को कि अपन यार ये चैप्टर खत्म कर रहा है यार, ये तो स्ट्रेस वाला चीज हो गया, नहीं। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आज इस चैप्टर में या फिर इस एक्ट में, चैप्टर पे नहीं बोलेंगे आपसे, इस एक्ट में अपन क्या समझने वाला है, क्या होगा इससे। भैया अगर आप बाद में जाकर कंपनी खोलने का सोचोगे या फिर आप सीए बनकर किसी क्लाइंट का कंपनी खोलोगे, तो आपको पता भी तो रहना चाहिए ना, नॉर्मल सा बात है। आप कोई भी कंपनी में काम करोगे, ठीक है, आप कंपनी में इस काम करोगे, बड़े बड़े कंपनीज में काम करोगे, या तो खुद का कंपनी वगैरह खोलने का एम करोगे, तो अगर आपको कंपनी खोलने का तरीका ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली में कंपनी होता क्या है, आपको पता ही नहीं कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, आपको पता ही नहीं कि क्या क्या चीज आपके पास, क्या क्या पावर्स है हाथ में, तो फायदा क्या है कंपनी खोलने का, राइट। सही सा बात है ना। तो इसलिए अपन कंपनीज एक्ट वाला चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि भैया फ्यूचर में आपको कंपनी खोलना है, ठीक है, तो आपके लिए कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनरशिप से, तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग दो सीए लोग मिलके, चलो फॉर एग्जांपल, अगर सोचो प्रथा और सोचो एक बार के लिए नेहा, अगर मिलके अगर सोचो लोग दोनों सीएज है और लोग सोचे कि तो ना हम लोग साथ में कुछ काम करते हैं, ठीक है, जब साथ में काम करते हैं ना, तो दो सीए लोग मिलके ना कंपनी नहीं खोल सकते। आप किसी और के लिए या किसी और चीज के लिए कंपनी जरूर खोल सकते हो, पर एक सीए फर्म जो है वो कंपनी नहीं हो सकता, वो हो सकता है पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जब आप पार्टनरशिप करने वाले हो, तो आपके पास में क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है। अगर नेहा बोला कि मैं ऑफिस वगैरह नहीं आऊंगी, मैं सिर्फ जो है अपना तरफ से नाम दे दिया, ठीक है, अब बाकी अपना फॉर्म चलाओ, बाकी अपना पार्टनरशिप चलाओ, तो क्या ये अलाउड है या नहीं है। सोचो अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो बहुत कुछ चीज है जो कि पार्टनरशिप एक्ट में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे करना है, क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होता है, अगर पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे होगा, अगर पार्टनरशिप बंद कर रहे हो तो किस हिसाब से होगा। अगर सोचो बाई चांस प्रथा लोग सोचो मिलके रखा मुस्कान को अपना पार्टनरशिप में, और नेहा और मुस्कान के बीच में हो गया लड़ाई, और गुस्सा के मारे नेहा बोला कि इस पार्टनरशिप फॉर्म से निकल जाओ, तो क्या मुस्कान ऐसे निकल जाएगा, या उसके पास में कुछ राइट्स रहेगा, या उसको कब निकाल सकते हो आप फॉर्म से, ये सब कुछ जो है आप पढ़ोगे, क्योंकि सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि आपका डे टू डे लाइफ में होगा, ठीक है, यू विल हैव दिस इश्यूज इन द डे टू डे लाइफ, तो आपको जानना जरूरी है इसके बारे में, ठीक है, आपको जानना जरूरी है इसके बारे में, आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। अगर सोचो आप डे टू डे लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हो, ठीक है, बहुत सारे, किसी के पास गए, आपने बोला कि ना आप मेरे को ना ये सामान ला के देना, ठीक है, ये सामान ला के देना, वो बोला हाँ हाँ सर पक्का लेके आ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। आपने पूछा दाम कितना, उसने बोला 50,000 रुपया, बोला ठीक है कोई स्ट्रेस नहीं, आप मेरे को ला के दे देना। उसने बोला सर श्योर सर, टेंशन ही मत लो सर, आ जाएगा सामान, और वो सामान नहीं लेके आया, तो क्या आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। अब सोचो धनश्री जो है फ्यूचर में जब शादी करेगी, ठीक है, उसके बीच में हो गया लड़ाई, ठीक है, उनके बीच में हो गया लड़ाई, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो गया लड़ाई, धनश्री और धनश्री वाले के बीच में, एग्जाम्पल। तो अगर लड़ाई हो गया दोनों के बीच में, तो धनश्री बोले आपने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप जीवन भर मेरा साथ दोगे, मैं आपके खिलाफ केस करूंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो क्या इस टाइप के ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, बीच में जो लड़ाई हो रहा है, क्या यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आएगा, क्या वो केस कर सकेगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, ये अपन जानेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो कि यार क्या ही हो रहा है, नहीं, सारा कुछ जो है रिलेटेबल कंटेंट है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में सब प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, एंड यू शुड बी इन अ पोजीशन कि अगर बाय चांस आपके पास आ गया सर 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 सुनिए ऐसा केस आया है, ऐसे दो पार्टीज है उसके बीच में ऐसा ट्रांजैक्शंस हो गया, तो इसमें क्या कर सकता है अपन, तो आपको पता तो रहना चाहिए ना एक्ट के बारे में कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मैं सबसे पुराना एक्ट बोलूं आपको, सबसे पुराना एक्ट अगर मैं बोलूं, अब जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे पुराना एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पुराना एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले सब कुछ था, पार्टनरशिप का रिलेटेड बोलो, चाहे सामान को बेचना वेचना, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, सामान वगैरह जो बेचना बेचना है, सब कुछ उसके अंडर ही आता था। बट वो धीरे धीरे क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा होने लग गया, बहुत बड़ा होने लग गया। तो जो लॉ मेकर्स था उनको लगा कि यार इसको अगर हम लोग तोड़ा नहीं ना, इसको अगर हम लोग ब्रेक नहीं किया तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहा मेन एक्ट, इसको रख दिया बेसिक एक्ट कि इसको है ना फॉलो करना है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसको फॉलो करना है अपने को, ठीक है। इसके नीचे ब्रांच आउट कर दिया पार्टनरशिप एक्ट को, सोगा को, इस टाइप के अलग अलग एक्ट को ब्रांच आउट कर दिया। तो ये रहा बेस। तो आपको ये बेस को जानना जरूरी है। तो अगर आप बेस जान गए तो आप बाकी सारे एक्ट को इजिली समझ जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर्म हुआ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सिमिलरली एलएलपी एक्ट जो है वो क्यों पढ़ा रहा है, अगर पार्टनरशिप पढ़ा दिया, कंपनीज पढ़ा दिया, तो एलएलपी एक्ट क्यों पढ़ा रहा है। और आजकल मैं बताता हूं एलएलपी एक्ट जो है एकदम मॉडर्न है, मॉडर्न, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम 2008 में ही आया, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक पार्ट है जो कि बहुत सारे सीएस जो है वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे कोई क्लाइंट होता है, उसको आप पूछोगे सर मैं क्या खोलूं, मैं कंपनी खोलना है, बट कंपनी में ना बहुत सारे ऑब्लिगेशंस, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। अगर कंपनी चलाना ऐसे मजाक नहीं है, ठीक है, क्योंकि भैया कंपनी है तो ऑब्वियस सा बात है कि बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, पर उसके काफी सारे डिसएडवांटेज है। क्या क्या है आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, काफी डिसएडवांटेजेस है। तो ना दोनों का फ्यूजन जो है मिलकर आया एलएलपी एक्ट। इस पे थोड़ा पार्टनरशिप का आराम भी दे दिया है और कंपनीज एक्ट का कुछ कुछ फायदा भी दे दिया है, दोनों को मिलकर बनाया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये बहुत काफी नया ट्रेंडिंग है, ठीक है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली विल बी कि अगर हम लोग सामान वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है, सामान वगैरह बेच रहे हैं, तो सामान को कब हम लोग बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। सेल, सेल वर्ड सुना आपने, सेल, बिजनेस जब आप लोग संभालोगे किसी का, बिजनेस ही आप लोग ध्यान दोगे किसी का, ठीक है। अब उसको कब वो केस कर सकता है कि सेल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स फॉर लॉ। बस सबसे पहला चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मेरे क्लासेस थोड़े कंपैरेटिवली छोटे रहेंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, ठीक है, क्योंकि मैं कम पढ़ाता हूं। तो पहला चीज जो डिस्कस करेंगे वो है कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट, ईयर लिखा हुआ 2013। आप बोल रहे थे सर कि एलएलपी एक्ट 2008 में आया, वो नया एक्ट है, और इसमें तो 2013 लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट पहले भी काफी बार आया हुआ है, ठीक है, 1930s के वक्त बनाया हुआ था। 1956 वाज द मोस्ट पॉपुलर एक्ट, कंपनीज एक्ट। ये आपने सुना भी होगा, द कंपनीज एक्ट 1956, इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 1956 जो था वो काफी पॉपुलर था, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या था, पहले इंक्लूडिंग जब मैं भी आईपीसीसी में था ना, जब भी मैं भी आईपीसीसी में था, तब भी मैंने कंपनीज एक्ट 2013 नहीं पढ़ा था। जब मैं आईपीसीसी में, इंटर में था, तब आई स्टडीड कंपनीज एक्ट 1956, और जब मैं फाइनल्स में आया, सीए फाइनल्स में आया, तब इट बिकेम 2013, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम क्या था पता है क्या, 1956 वाला जो एक्ट था ना, कंपनीज एक्ट, वो मतलब एक्ट तो सही था, बट उस समय ना इतने फ्रॉड्स वगैरह नहीं होते थे कंपनीज को लेकर, इतने फ्रॉड्स वगैरह नहीं होते थे, मतलब ज्यादा इश्यूज नहीं था। मतलब कंपनीज लोग थे, कंपनीज कम भी थे, पहला बात तो कंपनीज कम भी थे, और नंबर टू उतना फ्रॉड रिलेटेड चीजें होता नहीं था। बट इशू क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे कंपनीज बढ़ने लगे, कई सारे स्कैम्स भी आपको पता है कि आए, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्ट तो चाहिए आपको, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्ट तो चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग जो है कंपनी को कंट्रोल कर सके प्रॉपर्ली, ठीक है। और इसी रीजन से मेनली, ठीक है, इसी रीजन से मेनली जो है आया द न्यू कंपनीज एक्ट। ये काफी सारा स्ट्रिक्ट है इन कंपैरिजन टू 1956। नो डाउट कि आपको इतना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस पता नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग विथ योर इनिशियल लेवल, ठीक है, फर्स्ट आप शुरू कर रहे हो इसकी वजह से। बट जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे कंपनीज एक्ट को, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे स्ट्रिक्ट एक्ट्स कंपनीज एक्ट में रख दिया, काफी स्ट्रिक्ट बनाया था कंपनीज एक्ट को, ताकि कंपनीज जो काफी सारा घोटाला कर रहे हैं ना, झमेला कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे रूल्स रेगुलेशंस, उनके ऊपर अच्छा खासा पेनल्टी लग जाए। मतलब बेसिकली पेनल्टी अमाउंट, ठीक है, जेल का जो ड्यूरेशन है,
ठीक है, ये सबको बढ़ा दिया था काफी ज्यादा, ताकि आप अपने कंप्लायंस को पूरा कर सके, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि बाद में जाके कंपनीज एक्ट और रिवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। हर साल रूल्स आता है, कंपनीज एक्ट का हर साल रूल्स आता है, ठीक है। एक्ट एक ही है 2013 का, और रूल्स आता है। अब आपको पता एक्ट कैसे बनता है कोई चीज का? एक्ट पता है कैसे बनता है आपको? कोई चीज एक्ट कैसे बनता है? जैसे सी डबल ए था, पहले सी ए बी था, याद है? पहले सी ए बी था, फिर सी डबल ए बन गया। किसी को आइडिया है कि एक्ट कैसे बनता है? आज जब बिल पास हो जाते हैं। अच्छा, बिल पास होता है, वेरी गुड। एक जन ने बोला, हाँ प्रथम ने बोला दोनों हाउसेज में जब पास होता है, हाँ, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, उन दोनों का मेजोरिटी लेकर जो बिल है वो पास होता है, फिर प्रेसिडेंट का एक्सेंट जाता है, प्रेसिडेंट जो है साइन करता है कि हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट द बिल, ठीक है। ठीक है, सॉरी। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक्शन देता है कि हाँ आई एग्री फॉर द बिल, एंड दैट बिल जैसे ही वो प्रेसिडेंट साइन करता है इट बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। तो द कंपनीज एक्ट 2013, पहले नाम जो है ना वो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, नाम बहुत जरूरी है भैया, ठीक है, नाम बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है? द कंपनीज एक्ट, खाली कंपनीज एक्ट नहीं, द कंपनीज एक्ट, ठीक है, बोलना पड़ेगा थोड़ा सा तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला बात, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था पहले, स्टार्ट करने से पहले मेरे को क्वेश्चन पूछना है आप लोग से, ठीक है। मेरे को बताओ, क्या रिलायंस एक कंपनी है? क्या रिलायंस एक कंपनी है? ओके, नहीं सर। नहीं है, रिलायंस कंपनी नहीं है। क्यों? है भी है। है, अच्छा। हाँ कौशल, क्यों नहीं है? हाँ प्राइवेट कंपनी है, चलो ठीक है, वो तो अपन डिस्कस करेंगे प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, बट वेरी गुड चित्रा, वेरी गुड, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है, वेरी गुड, आता है, अच्छा है, वेरी नाइस। और रिलायंस इज अ कंपनी, सब एग्री कर रहे हैं? रिलायंस, अरे मैंने पूरा नाम नहीं लिखा रिलायंस लिमिटेड बोल के, बट रिलायंस इज अ इंडियन कंपनी, पता आपको कंपनी है, मानते हो आप लोग? एवरीबडी एग्रीज? एवरीबडी एग्रीज? बताओ मेरे को। अरे हाँ ना तो बोलो, ऐसा मंद बना के रखा है कि क्या ही है, बोलना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो बुलवाऊंगा ही। गरिमा क्या लगता है? गरिमा हाँ इज भैया। कृतिका सिस्टर ना? हाँ भैया। वो बहुत बोलता है, बोलो तुम, बोलो बोलो, है कंपनी? हाँ। चलो बढ़िया, ठीक है, वन सेकेंड, हाँ चलो, ये तो हम लोग मान रहे हैं सब लोग कि ये रिलायंस तो कंपनी है। अब मुझे बताओ, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है? बोलिए सर, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है? कौन बताएगा? चलो प्रथा बताओ, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है? सोगे के? सर माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। हाँ हाँ सर, है, कंपनी। कंपनी है, चलो ठीक है। मुस्कान की चमकान नहीं बोलेगा, मुस्कान भैया कंपनी है। कंपनी है, ठीक है। चिराश्री, हैव आई स्पेल इट करेक्टली? यस सर। कोई इजी नाम भी बताना ना अपना, ठीक है, घर वाला अच्छा अच्छा नाम, ठीक है, बताओ नाम को। कंपनी है क्या माइक्रोसॉफ्ट? हाँ है। हाँ है। शिवम? हाँ भैया कंपनी है। अच्छा। प्रथम? हाँ भैया। सब लोग मान रहे हैं कि कंपनी तो है, और मैं अगर आपको बोलूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तो नहीं है, तो
तेरे की, ये क्या बात बोल रहे हैं आप? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं है? पता नहीं, शायद नहीं है, मेरे को लगता है। थोड़ा शौक लगा क्या? थोड़ा शौक लगा? अच्छा एक और एग्जांपल, चलो, मजा नहीं आया, फील नहीं आया अभी तक, ठीक है? फील आना बहुत जरूरी है। एप्पल कंपनी है? हाँ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, सही बात है। एप्पल कंपनी है क्या? हर्ष, हाँ भैया। ये भी लगा सबको एप्पल। सिमरन, हाँ भैया। है, चलो बोल रहे, अच्छा। जतिनवा, है भैया। है। अरे अगर मैं बोलूं कि एप्पल भी कंपनी नहीं है तो? गलत पढ़ा रहा है आप, मजाक ले रहा है, मजाक ले रहा है। अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि गलत हूं मैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल ऐसा कंपनी नहीं है। आईटीसी सुना है क्या? आईटीसी, आईटीसी सुना है आपने? आईटीसी, आईटीसी कंपनी है क्या? हाँ भैया। कंपनी है, आईटीसी बोलते हैं कंपनी है। तो भैया कंपनी है या नहीं है? अब आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ कंपनी है या कंपनी नहीं है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या कंपनी है वो। आइए एक बार जानते हैं, ठीक है? पहले देखते हैं कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से किस चीजों को कंपनी माना गया है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, मतलब कुछ कुछ डेफिनेशन देख करना। लॉ मेकर्स को देख के ऐसा लगता है कि इतने आलसी क्यों थे आप। ठीक है ना, देखो। अच्छा सर, इसमें ना कुछ कुछ चीज नया चीज दिखेगा, मुझे सेक्शन नंबर दिखेगा। क्या सेक्शन नंबर याद करना है? टू एन एक्सटेंट यस। अगर बोलते 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 याद हो रहा है तो याद करने का, कुछ सेक्शन नंबर्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में सेक्शन नंबर लिखने का एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता आपको, बट एक इंप्रेशन गिरता है। ठीक है, एक इंप्रेशन अच्छा गिरता है। सही सेक्शन नंबर आता है तभी मेंशन करना। अगर सेक्शन नंबर्स नहीं पता, कंफ्यूजन है, कोट मत करना। सही देने का शायद एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले, बट गलत देने से आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो ये गलती मत करना। 100% श्योर है तभी सेक्शन डालना। ठीक है, इससे एक इंप्रेशन गिरता है, कुछ सेक्शन नंबर्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे, बिकॉज विल रिपीट इट सो मेनी टाइम्स। तो एज पर सेक्शन 220 टू सबसेक्शन 20, देखो ये जो सेक्शन नंबर है इसको ऐसे रीड करना, देखो सेक्शन 2 हो गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट्स के अंदर है ना, जैसे सेक्शन 2 था, जैसा होता है ना, जैसे एक मेन पॉइंट हो गया, उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स होता है, राइट? काफी सारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 2 है, उसके अंदर कई सारे सेक्शन नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6। उसमें 20th नंबर जो है वो बता रहा है डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। कैसे प्रोनाउंस करेंगे अपन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पूरा बोलना है आपको। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म कंपनी। ठीक है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। क्या मस्त डेफिनेशन है, देखो प्यार आ जाएगा आपको। कंपनी मीन्स अ कंपनी, अरे वाह। लड़का क्या है? लड़का वो लड़का है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। लड़का वो लड़का है जो इस देश में है, या फिर उसके पापा या मम्मी देश में थे। तो ये देश का मतलब क्या क्या है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं। क्या लिखा है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। मतलब यानी कि ये कंपनी जो है वो कंपनी तभी माना जाएगा इंडिया में जब वो इस लॉ के तहत, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ हो। मतलब 2013 के हिसाब से जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है फॉर ओपनिंग अ कंपनी, उसको फुलफिल किया हो। क्या फॉर्मेलिटीज है वो अपन डिस्कस करेंगे आगे जाकर। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को पूरा किया हो, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के पहले था क्या, कंपनीज एक्ट 1956, या फिर उसके पहले भी थे। तो अगर उस प्रीवियस लॉ के हिसाब से भी कंपनी है तो भी आपको कंपनी माना जाएगा। ठीक है, आपको कंपनी माना जाएगा। बट सिंस ये बहुत से क्लियर नहीं बताता है कंपनीज एक्ट के बारे में, तो हम लोग वापस इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और ऐसा डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि शायद तक आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, बट क्या लिखा हुआ 2002 सबसेक्शन 220 में? एज पर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। देखो मेरे को बात बताओ, चलो वापस पूछते हैं।
मुझे बताओ क्या रिलायंस जो है वो चाहे 1956 हो या फिर 2013 हो, उसके हिसाब से क्या इनकॉर्पोरेट हुआ है आपके हिसाब से? बताओ मेरे को, क्या इस पे कंपनीज एक्ट चाहे 1956 हो चाहे वो आपका 2013 हो, क्या उसके हिसाब से रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है? क्या लगता है आपको? सही है ना? इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, इंडिया में सेटअप किया हुआ है, कंपनीज एक्ट के तहत सेटअप किया हुआ है रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस इज अ कंपनी इन इंडिया, इट इज अ कंपनी इन इंडिया। मुझे बताओ माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस के बारे में बात करो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। माइक्रोसॉफ्ट यूएस जो है, क्या वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ है क्या? बताओ मेरे को, 56 या 2013 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट यूएस? बताओ मेरे नहीं को। भैया। नहीं हुआ भाई। भैया वो तो यूएस का जो भी कंपनीज एक्ट चल रहा है वहां पे उसके हिसाब से हुआ है, इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से हुआ है क्या माइक्रोसॉफ्ट यूएस? नहीं हुआ है ना। सिमिलरली फॉर एप्पल ऑल्सो, वो इंडिया का कंपनीज एक्ट जो है उसको फॉलो नहीं किया हुआ है, और सिंस उनको फॉलो नहीं किया हुआ है तो हाँ, आपके मन में आज तक था कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल सब कंपनीज है, बट वो लोग इंडिया के नजर पे कंपनी नहीं है, क्योंकि वो लोग इंडिया के कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है एज अ कंपनी। ठीक है, इंडिया के कंपनी, इंडिया के डेफिनेशन में, इंडिया में एटलीस्ट कंपनी उन्हीं को डिफाइन करेंगे जो कि इंडिया के कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड है। अब इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बताऊंगा, सब आराम से रुको, सब बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो यानी कि अगर आप बात करो इन चार एग्जांपल में से, तो रिलायंस जो है वो डेफिनेटली आपका एक कंपनी है, बिकॉज वो इंडिया के कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, आईटीसी भी इंडिया के कंपनीज के हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, तो ये भी हो गया कंपनी। और एप्पल यूएस, ठीक है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट यूएस के बारे में बात करें तो वो कंपनी शायद यूएस में जरूर हो सकता है, पर इंडिया में अगर हम लोग बोलो कंपनी के बारे में, तो हम लोग सिंस इंडियन के बारे में बात करेंगे, तो इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट यूएस या फिर एप्पल जो है वो कंपनी नहीं है, बिकॉज वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है एज पर द कंपनीज एक्ट। देखो ये समझ में आ रहा है लॉ जानने का कितना फायदा है। ठीक है, तो सर इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जो ये माइक्रोसॉफ्ट यूएस एप्पल वगैरह जो अपना स्टोर वगैरह खोलते हैं, यहाँ पे कंपनी वगैरह खोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं इनको? बॉडी कॉर्पोरेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? बॉडी कॉर्पोरेट्स। इनको कंपनीज नहीं बोलते इंडिया में, इनको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट्स। ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो मेरे को ऐसा लगता है ये बॉडी कॉर्पोरेट वाला जो वर्ड है ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट सुना है कभी? बॉडी कॉर्पोरेट सुना है आपने कभी? सुना है क्या? और एक बहुत क्लासिक लाइन है, पता है क्या? आप मेरे को बताना कि मैं सही लिखा नहीं लिखा मैंने, ठीक है? सॉरी, बताओ सही लिखा है क्या? मैंने लिखा है ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। क्या ये सही है? बताओ, क्या ये सही लिखा है मैंने? सही लिखा है ना मैंने? सही लिखा है, ठीक है, क्योंकि हर कंपनी जो है, अगर रिलायंस है, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, या फिर एचडीएफसी लिमिटेड हो गया, ये सारे के सारे कंपनीज है बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आप एक कंपनी है तो आप बॉडी कॉर्पोरेट तो बन ही गए, बट जो स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट्स ही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यूएस, एप्पल यूएस, ठीक है, या फिर सोचो हम लोग बात करें और भी बाहर के कंपनीज का, ठीक है, लुई विटॉन हो गया, इसे बड़े बड़े जो कंपनीज है, ये सब बाहर जरूर कंपनी हो सकते हैं, बट इंडिया के नजर पे वो कंपनीज नहीं है, वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है वो? बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, तो
कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी कौन सा है, सेक्शन नंबर क्या है, 2 सबसेक्शन 20 क्या बताता है कि कंपनी वही होगा which are incorporated under this act और एनी अदर प्रीवियस लॉ, चाहे वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ था इंडिया में तो उसके तहत रजिस्टर हो, तभी वो कंपनी का डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, बट सिंस ये डेफिनेशन इतना क्लियर नहीं है, डेफिनेशन थोड़ा वेग है, थोड़ा क्लैरिफाई नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, इसलिए आपने एक प्रोफेसर के हिसाब से एक डेफिनेशन आपने हमेशा पढ़ा होगा, ये वाला देखो, ये आपने पढ़ा है डेफिनेशन, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law having a separate legal entity with perpetual succession and a common seal। ये आपने शायद पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा है क्या ये वाला डेफिनेशन, बताओ ना मेरे को, ये डेफिनेशन आपने पढ़ा था क्या? A company is an incorporated association with an artificial person which is an artificial person created by law has a separate legal entity with perpetual succession and a common seal। देखो ये कुछ नहीं है, ये ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी के जो कि अपन डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कंपनी को अगर प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, कंपनी के अंदर क्या क्या कैरेक्टर रहता है, ठीक है, उसको डिस्कस करना है तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है जो कि मेंशन किया हुआ है, ऐसे सेक्शन के हिसाब से तो डेफिनेशन ऊपर दे दिया, उतना देके छोड़ दिया उन्होंने, बट हमें सेंस और डिस्कस करना है कि कंपनीज के अंदर क्या क्या फीचर्स रहता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, कैसे हम जान सकते हैं कि कंपनी के पास क्या क्या पावर्स रहता है, कैसे कोई कंपनी फॉर्म होता है, उसको अपन को डिस्कस करना है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि कंपनी के अंदर क्या क्या नेचर रहता है, किस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि वो कंपनी है। ठीक है, चलो विल टेक अ 5 मिनट्स का ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, विल रीजॉइन एट 9:25। ऐसे कुछ टाइम लिमिट वाला नहीं है, ऐसे आज फर्स्ट क्लास है बोल के थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूँ आपको मैं। ठीक है, बस 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में वापस अपन रीजॉइन करते हैं, 9:25 में अपन रीजॉइन करते हैं, छोटा सा एक पार्ट और लेंगे, थोड़ा सा ये फीचर्स वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद में आज से क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं कराना, स्ट्रेस मत लो आप लोग। अपने ने अभी तक यही पढ़ा कि कंपनीज एक्ट जो है उसमें जो पहला सेक्शन अपन ने किया वो था सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, जो कि बता रहा है कंपनीज एक्ट डिफाइंस द कंपनी एज इट मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। उसी में सिर्फ कंपनी आएगा, यानी कि हमें समझ में आया कि रिलायंस जो है वो तो एक कंपनी है। ठीक है, रिलायंस तो एक कंपनी है। ठीक है, रिलायंस तो एक कंपनी है आपका। ठीक है, बट माइक्रोसॉफ्ट अगर और एप्पल वगैरह जो है वो कंपनी इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट? ठीक है, बट अपने को जो है सिर्फ इतना सा पढ़ के समझ में नहीं आया, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ट्रू कैरेक्टर या फिर कंपनी को समझने के लिए इसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ फीचर्स है जो कंपनी का समझना जरूरी है। तो क्या क्या है फीचर्स ऑफ अ कंपनी, वो अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक समरी फॉर्म में लिखा हुआ है कि क्या क्या फीचर्स है आपके, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, ये सब कुछ कुछ फीचर्स है जिसको हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करेंगे। अब अगर आप पूछोगे सर एग्जाम में क्या डायरेक्टली पूछता है कि कंपनी के फीचर्स बताओ, तो आंसर इज नो। ठीक है, चांसेस बहुत कम है आजकल, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं, आजकल ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब केस स्टडी बना बना के आपको देंगे कि ऐसा हुआ था, उसके बाद मुझे बताओ कि सही किया या नहीं किया। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आना चांसेस कम है। बट सिंस ये एक चीज है जो कि अपन को डिस्कस करना ही है, तो अपन इसको इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं। बट इसमें कुछ कुछ केसेस है जो कि अपन को डिस्कस करना है। सबसे पहला जो डिस्कशन है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, पहली बात मेरे को समझो, कंपनी जब अपन खोलता है, जब अपन कभी भी कंपनी खोलता है, सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनी का क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनी का क्या है कि भैया मैं अलग हूं, कंपनी अलग है, मैं अलग हूं और कंपनी अलग है। अगर कंपनी ने किसी के साथ में डील किया तो वो कंपनी नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो अगर सोचो कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया और जब तक लॉ कुछ नहीं बोल रहा है तब तक सिर्फ कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उस डिफॉल्ट का, मैं रेस्पॉन्सिबल। मैं कौन हो गया? मैं हो गया शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, मैं हो गया मेंबर ऑफ अ कंपनी। और आप मेंबर कैसे बनते हो? अगर आप कोई भी कंपनी में शेयर्स परचेज करते हो, अब ये तो आपको पता होगा। ठीक है, शेयर्स अगर आप परचेज करते हो तो यू बिकम द मेंबर और द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। बट ये लॉ बता रहा है आपको, ये एक्ट आपको ये बता रहा है कि कंपनी और मेंबर आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कंपनी ने डील किया
तो मैं रेस्पॉन्सिबल होगा, और अगर मैंने डील किया तो कंपनी रेस्पॉन्सिबल होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मेजॉरिटी 95% तो उसके पास में ही है शेयर्स, तो आप मान लो ना कि वही कंपनी है। मान नहीं सकते हम लोग, क्योंकि कंपनी और मेंबर्स आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि कंपनी और बाकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, उसमें भी अपन डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट करते हैं। बट आपको ये बात पता है कि अगर सोचो लॉ को, किसी भी बंदा को अगर रुपया निकालना है तो बिजनेस में जाके आपसे ही रुपया ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनी का केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या है, अगर कंपनी ने डील किया, कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदा है, तो वो कंपनी का प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डर का नहीं है। आज सोचो अगर आपने रिलायंस पे शेयर्स खरीदा, ठीक है, राशिका ने क्या किया, शेयर्स खरीदा रिलायंस का, और वो चला गया, शेयर्स खरीद के एकदम खुश, बोलता मुखिया है, मुखिया अपना ये प्राइवेट जेट जो है हमको भी घुमा के लेके आओ। तो वो बोले क्यों, बोलता है कि मैंने भी शेयर्स खरीदा, मैं भी ओनर हूं। अरे ओनर है आप, बट उसके शेयर्स को ओनर है, आप प्रॉफिट्स ले सकते हो, आप डिविडेंड ले सकते हो उससे, बट आप उसके एसेट्स को नहीं टच कर सकते, बिकॉज वो एसेट्स किसके हैं, वो एसेट्स है कंपनी के। समझ में आ रहा है आपको, वो कंपनी के एसेट्स है एंड नॉट योर्स। दैट इज व्हाई सबसे बेस्ट चीज जो कंपनी के केस में होता है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, इसमें जैसे केस स्टडी है, देखो इसमें केस स्टडी लिखा हुआ है, इसमें जैसे केस स्टडी है आपका, मैं रीड नहीं करूंगा, पहले आपको मैं आपको केस स्टडी बता देता हूं कि जैसे एक, अच्छा केस स्टडी का नाम याद रखना है क्या, सेक्शन नंबर का तो बता दिया आप लोगों ने, केस स्टडी का नाम बताया है क्या, बताना है क्या। पहला बात तो केस स्टडीज लिमिटेड है। अगर आप केस स्टडी लिखते हो, कई कई जगह में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट विद द रेलेवेंट केस स्टडी, तो अगर वहां पर मेंशन कर दिया कहीं पे कि आपको केस स्टडी लिखना ही है, तो वहां तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा केस स्टडी को। कुछ कुछ जगह में आप इग्नोर भी कर सकते हो केस स्टडी को, बट अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है, आपको याद हो भी जाएगा, इतना बार रिपीट करेगा याद हो जाएगा, तो इतना स्ट्रेस मत लो। ठीक है, केस स्टडी का नाम है, अच्छा वो सेक्शन क्या था, कंपनी एक्ट का डेफिनेशन का सेक्शन क्या था, किसी को याद है क्या। Section 2, subsection 2 सबसेक्शन 20. 20, राइट, 2 सबसेक्शन 20 सबको याद है। ठीक है, देखो इसमें केस स्टडी का नाम है मकौड़ा। ठीक है, हर्षल तो रिलेटेड, मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सर नॉर्दर्न अश्योरेंस लिखने से हो जाएगा क्या, नहीं, वो लिखना पड़ेगा, नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अरे हो जाएगा, स्ट्रेस मत लो, मकौड़ा तो याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है, मकौड़ा MACAURA, मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी, मतलब इन दोनों के बीच में केस हुआ था। ठीक है, 1925 में। ठीक है, तो मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ईयर याद नहीं रखना, ईयर नहीं चाहिए आपको। ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था वो नहीं चाहिए आप लोग को। ठीक है, ईयर इज नॉट नीडेड, यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, बट आपको ईयर याद नहीं करना। ठीक है, सिर्फ केस स्टडी का नाम अगर आपको याद हो जाए तो काफी है। मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या होता सुनो, जो मकौड़ा थे, ठीक है, ही वाज द मेजर शेयर होल्डर, मतलब सोच लो अगर 100 शेयर्स है तो 99 शेयर्स जो थे वो मकौड़ा के पास में था। ठीक है, तो ये मकौड़ा जो था, ठीक है, इसका एक कंपनी था, टिम्बर कंपनी था इसका, टिम्बर कंपनी था। इस टिम्बर कंपनी में क्या था पता है क्या, अगर 100 शेयर है तो 99 शेयर्स जो था वो मकौड़ा के नाम पे था। ठीक है, बाकी एक एक जो शेयर आपका बचा था, ठीक है, एक जो शेयर आपका बचा था वो इसके फैमिली मेंबर्स वगैरह जो जान पहचान के लोग हैं उनको दे दिया था। तो मतलब कि 99 शेयर्स, मतलब कि पकड़ लो आप, मतलब 99% शेयर्स जो है वो किसके पास में था, मकौड़ा के पास में था। ठीक है, तो देखा जाए तो इसके पास में पावर बहुत ज्यादा है कंपनी का, राइट, बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो है मकौड़ा के पास में है। ठीक है, अब मकौड़ा आपको पता है टिम्बर कंपनी वगैरह होता है, कोई भी कंपनी वगैरह होता है ना, तो उसमें इंश्योरेंस कराना पड़ता है आपको, कोई भी कंपनी वगैरह होता है तो उसमें इंश्योरेंस कराना पड़ता है, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि सोचो कभी आग लग गया, कभी चोरी हो गया सामान का, तो आपको इंश्योरेंस कराना जरूरी है, राइट, तो इंश्योरेंस कराना जरूरी है। तो मकौड़ा ने क्या किया था, इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, टिम्बर के ऊपर इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है, बट वो इंश्योरेंस जो है ना वो अपने नाम पे करवा लिया। ठीक है, मकौड़ा ने टिम्बर का जो इंश्योरेंस था वो अपने नाम पे करा दिया। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। ठीक है, मकौड़ा ने क्या किया, टिम्बर जो है अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, आग लग गया। ठीक है, उसकी जो कंपनी में आग लग गया। ठीक है, भीषण आग लग गया।
ठीक है, काफी आग लग गया, ठीक है, काफी आग लग गया। अब आग लगने की वजह से क्या हुआ, उसका टिम्बर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, उसका टिम्बर डिस्ट्रॉय हो गया। तो मकौड़ा जो था वो फटाफट गया इंश्योरेंस कंपनी के पास में कि इंश्योरेंस कंपनी देखो मेरा लॉस हो गया है, आप मुझे क्लेम दो। तो इंश्योरेंस कंपनी बोला कि हम आपको क्लेम नहीं दे सकते, हम आपको क्लेम नहीं दे सकते, ठीक है, हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। बात यह है कि आप पूछोगे क्यों, किसी के दिमाग में आंसर है क्यों नहीं दे सकता? एनीबॉडी? क्यों जो है इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे नहीं था, कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस नहीं कराया है। मकोड़ा बोला कि अरे सर आप एक बात बताओ, 99% शेयर्स मेरे पास में है, मैंने कराया है, कंपनी ने कराया है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, माय लॉर्ड आई ऑब्जेक्ट दिस, इंश्योरेंस कंपनी को मेरे को क्लेम देना चाहिए क्योंकि आई होल्ड 99% ऑफ द शेयर्स, ऑलमोस्ट आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, तो मेरे को आप क्लेम दो, ठीक है, क्योंकि मैं ही तो हूं मेजर शेयर होल्डर। तो कोर्ट बोला कि सुनो, इन द आइज ऑफ लॉ, आपने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा था क्या? इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी और आप दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हो आप और कंपनी दो अलग अलग, यहां पे मकोड़ा खड़ा है, ठीक है, और मैं कोर्ट हूं, ठीक है। तो बोला कि मकोड़ा जी, ठीक है, एक तो बोलने में बड़ा हंसी आ रहा है हमको, बट फिर भी ठीक है, मकोड़ा जी सुनिए, ठीक है, आप थोड़ा पकौड़ा खाइए और मेरी बात सुनिए कि कंपनीज एक्ट के तहत आप और मैं दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, मतलब कंपनी और मकोड़ा दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, ठीक है। इवन दो यू माइट बी द मेजर शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे नजर में तो कंपनी एक तरफ है और मकोड़ा एक तरफ है। तो अगर आपको इंश्योरेंस कराना था तो आप कंपनी की एसेट्स में कराते, आपने खुद के नाम पे क्यों कराया? क्योंकि कंपनी का एसेट्स है, आपका एसेट्स नहीं है, कंपनी का टिम्बर है, आपका टिम्बर नहीं है, और मेरे लिए तो दोनों जन अलग अलग है, इसीलिए मैं आपको क्लेम नहीं दे सकता। बिकॉज आपको इंश्योरेंस कराना था तो आप कंपनी के नाम पे कराते, खुद के नाम पे नहीं। हाँ, आपके पास अगर कोई पर्सनली आपके पास कोई टिम्बर होता जो कि कंपनी में नहीं होता, अगर वो जलता तो मैं डेफिनेटली आपको इंश्योरेंस दिलाता क्योंकि वो आपके टिम्बर थे, कंपनी के टिम्बर में आपको इंश्योरेंस नहीं दिलवा सकता। और ये लैंडमार्क केस आया था जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग जीत गया और ये सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाया। यानी कि आपको अपने क्लाइंट को क्या बोलना है कि क्लाइंट अगर आपके पास में आया और इंश्योरेंस करवाया तो उसको बोलना कि भैया आप अपना बिजनेस के नाम पे इंश्योरेंस कराना, खुद के नाम पे मत करा लेना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको? तो इंश्योरेंस कंपनी तो स्मार्ट काम करा, बेवकूफ बना दिया, तो नया बात तो है नहीं। दैट इज व्हाई वी नीड एक्सपर्ट्स फ्रॉम यू। समझ में आया आप लोगों को वाला केस स्टडी, मकोड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मकोड़ा वर्सेस व्हाट? नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ देखो, मकोड़ा वाज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल except one shares by company. He was also a major creditor of the company. M insured, M मतलब Makoda insured the company's timber in his own name. The timber was lost in fire. M claimed insurance compensation. Held that. जब कोर्ट कभी भी डिसीजन लेता है तो बोलता है held that the insurance company was not liable to him as no shareholder has any right or any item of the property owned by the company. मतलब कि शेयर होल्डर के पास में ऐसा कोई प्रॉपर्टी, जैसे अभी मैंने ना मुकेश अंबानी के पास जाके बोला कि वो जेट मेरे को चाहिए, तो आपके पास कंपनी के शेयर्स के ऊपर कंट्रोल है, कंपनी के डिविडेंड्स के ऊपर कंट्रोल हल्का हल्का है, बट आप उसके एसेट्स में कोई भी कंट्रोल नहीं रख सकते। तो ही हैज नो राइट टू एनी ऑफ द आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी, फॉर दैट इज व्हाई ही वाज नॉट गिवन एनी फॉर्म ऑफ कंपनसेशन और इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला वर्ड है ऊपर देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोल के लिखा हुआ, ठीक है। आपको चेक करना है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है किसके तहत है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि किसके तरफ टुवर्ड्स इंटरेस्ट है। इंश्योरेंस कराते वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखो किस तरफ इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है। सिंस कंपनी की तरफ फॉलो कर रहा है तो आपको इंश्योरेंस जो है वो भी कंपनी के नाम पे ही लेना था, आपको खुद के नाम पे नहीं लेना था, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है ये वाला केस? बताओ मेरे को, केस क्लियर है? समझ में आया? तो अब जरूरी नहीं कि आपको मकोड़ा बोल के रेफर करेगा, आपको कुछ भी केस स्टडी बना के आपको दे सकता है लोग, ठीक है, और आपको आंसर करना है। क्लियर है? आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या जो बोल्ड में देखो यहाँ पे मार्क किया है, देखो, द इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी। ये आपका लाइन जो है अगर आपने लिखा मजा आ जाएगा,
ठीक है। और ये कैसे आएगा, हल्का का रीड करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे लैंग्वेज आएगा धीरे धीरे, कोई स्ट्रेस का बात मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला कि सर सिंस आप एक शेयर होल्डर हो और शेयर होल्डर के पास में कोई भी राइट नहीं है टुवर्ड्स एनी ऑफ द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी, मैं आपको कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकता। और इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जीत गया। तो ये पहला अपन पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसका एप्लीकेशन देखा हम लोग ने कि किस तरीके से उसका एप्लीकेशन किया गया था, ठीक है। नंबर 2 है आपका परपेचुअल सक्सेशन। ये आपने सुना होगा परपेचुअल सक्सेशन, मैन में कम मैन में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। अगर कंपनी रहा या ना रहा, मैं रहूं या ना रहूं, कंपनी जो है चलते रहेगा, ठीक है। दैट्स द बेनिफिट कि आप मेंबर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो मतलब कंपनी जो है डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब पागल होना, ठीक है। डेथ मतलब पता ही है, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो जाना, ठीक है। दिवालिया, आपके पास पैसे नहीं है, लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, ठीक है। तो आपका डेथ हो गया या फिर इंसॉल्वेंसी हो गया या इंसैनिटी, पागल हो गया, ठीक है। उस एनी ऑफ द मेंबर्स अगर हुआ तो भी कंपनी जो है वो चलते रहेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, दिमाग में आपके दिमाग किसी का क्वेश्चन दिमाग में आया क्या कि सोचो अगर 5 शेयर होल्डर है कोई कंपनी का कोई 5 शेयर होल्डर्स है और पांचों जो है ये दोस्ती करते करते गाड़ी चला रहा था वो लोग, ठीक है। और वो गाड़ी नीचे गए और वो लोग ऊपर गए, 5 ही शेयर होल्डर थे कंपनी के और पांचों के पांचों, अब क्या होगा, कंपनी बंद, बोलो, कंपनी बंद, ऐसा होगा क्या? सोचो अगर शेयर होल्डर का एक साथ किसी का डेथ हो गया, सोचो पूरा ग्रुप का एक साथ में हो गया, कोई कोई बचा ही नहीं, तो अब कंपनी का क्या होगा मुझे बताओ। अगर लॉ बोल रहा है परपेचुअल सक्सेशन की कंपनी चलते ही रहेगा, तो कुछ ना कुछ स्कोप तो रख के रखा होगा कंपनी लॉ ने कि अगर इन केस अगर किसी का भी डेथ वगैरह हो गया तो क्या किया जाएगा। तो सुनो, ठीक है, क्या किया जाएगा। अच्छा किसी का चैट आया है, इनहेरिट करेगा, वेरी गुड, ठीक है, कुछ हद तक राइट भी है। देखो क्या होता है, ठीक है, 2 चीज होता है, समझो, ये आगे जाके भी समझोगे आप लोग, मैं यही समझा देता हूं आपको। एक होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, एक होता है आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और एक होता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। दो कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर वर्ड आपने सुना भी होगा बहुत बार कि ट्रांसफर किया किसी को आपने, ठीक है। तो ट्रांसफर जो होता है जनरली, ट्रांसफर जो आप इच्छा के हिसाब से करता है, मतलब आपका इच्छा है कि आप किसी और के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर कर दो। आज मेरे पास जो शेयर्स है अगर मैं सोचो हर्षल के नाम पे ट्रांसफर कर दिया तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और नॉर्मल जैसे ये मेरा वॉलंटरी, मेरा इच्छा है कि मैं ट्रांसफर कर दूं, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है कि अचानक से किसी का डेथ वगैरह हो जाता है तो कंपनी लॉ में ये लीगल राइट लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो भी उसका लीगल इनहेरिट है ना, मतलब फॉर एग्जांपल जिसका शेयर्स था उसका जो भी बेटा या फिर लीगल इनहेरिटेंस, ठीक है, उसका वाइफ या उसका बेटा जो भी है जो नेक्स्ट लीगल इनहेरिटेंस है, ठीक है, उसके नाम पे ऑटोमेटिकली शेयर्स ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि करना पड़ेगा, जैसे प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करने के लिए तो आपको क्लेम करना पड़ता है ना कि हाँ मैं उनका वारिस हूं, but shares के केस में ऑटोमेटिकली if for some reason the original owner of the share is not available, ठीक है, कोई कारण से डेथ हो गया, वो पागल हो गए, he is not in a position to hold the shares of a company, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा किसके नाम पे, उसका लीगल हेयर के नाम पे। अब उसका लीगल हेयर कौन है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, चाहे उसका पर्टिकुलर पर्सन हो, चाहे उसका वाइफ हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसका बेटी हो, कोई भी हो, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जो है हो जाता है। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आप इच्छा के हिसाब से करते हो, इच्छा से करते हो कि हाँ मेरे को मन है कि मैं शेयर्स को ट्रांसफर कर दूं। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जो है ना, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वो कब होता है आपको पता है क्या? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है कब होता है पता है आपको? जब फॉर सम रीजन आप ट्रांसफर नहीं करते, आपको इच्छा नहीं है बट कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें आपको शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो लॉ अपने आप आपके शेयर्स को ट्रांसफर कर देता है। ये क्यों करता है? ताकि जो परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यू होता रहे, ठीक है, कि आपका कंपनी जो है वो चलता रहे, कि आपका मेंबर्स है या नहीं है, आपका कंपनी जो है वो चलता जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, और ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की वजह से ही परपेचुअल सक्सेशन जो है वो चलता रहता है, ठीक है। दैट इज द लॉजिक।
फिर लिमिटेड लाइबिलिटी आपको पता ही है, ठीक है, कि कंपनी का केस में जैसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी वाला फायदा है, तो आपका लाइबिलिटी जो है ना, लाइबिलिटी आप पार्टनरशिप अगर खोलते हो ना, सोचो अगर नेहा और किसका बोला था मैंने, प्रथा ने, सोचो अगर पार्टनरशिप खोला, तो अगर प्रथा ने सोचो 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट कर दिया, सोचो 1 लाख रुपए का लोन बाकी था, प्रथा ने नहीं दिया, ठीक है, तो नेहा ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरा तो 50-50 पार्टनरशिप है तो मैं 50,000 ही देगी, ऐसा नहीं होगा। नेहा वुड बी लायबल फॉर द एंटायर अमाउंट, ठीक है, नेहा वुड बी लायबल फॉर द एंटायर अमाउंट। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि किसी और पार्टनर ने अगर डिफॉल्ट किया, किसी और पार्टनर ने अगर गड़बड़ किया, तो भी आप लायबल हो गए। इसलिए पार्टनर्स को सही से चूज करना पड़ता है आपको, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो होती है अनलिमिटेड। पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, ठीक है। आप काम करो नहीं करो, आप अगर कोई फर्म में पार्टनर हो तो आपकी लायबिलिटी आएगी। बट कंपनी में इसका फायदा है, कंपनी में क्या आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, आपकी लायबिलिटी सिर्फ इतनी ही है जितना आपने कमिट किया है। मतलब सर, मतलब देखो 4 टाइप के आप कमिट कर सकते हो। नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, क्या बोलेगा मैं, ठीक है, इस वाला पार्ट को थोड़ा ठीक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसको लिख दो पहला वाला चीज को, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब कि सोचो अगर नेहा ने रिलायंस में शेयर्स खरीदा, तो वो याद है कि रिलायंस जब शेयर खरीदते हो तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, याद है आपको? ये सब होता है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगते हैं वो आपसे, राइट, ठीक है। तो नेहा का लायबिलिटी जो है ना, नेहा का जो मैक्सिमम लायबिलिटी है कोई भी कंपनी के तहत, ठीक है, अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो, ठीक है, लिमिटेड बाय अगर शेयर्स है तो नेहा का लायबिलिटी जो है ना, वो मैक्सिमम कितना पता है क्या? मैक्सिमम है आपका ऑन दी अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर। मतलब कि शेयर्स अगर सोचो 5,000 रुपए का है और नेहा ने अगर 3,000 रुपया दिया है, अभी तक पे किया है, फर्स्ट कॉल मतलब कॉल प्रीमियम सब कुछ जो है, सब कुछ करते हुए 3,000 रुपया अभी तक दिया है, तो नेहा का लायबिलिटी मैक्सिमम कितना? अगर कंपनी के पास माथा में 1 करोड़ का भी लायबिलिटी है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेहा का मैक्सिमम लायबिलिटी कितना है? नेहा का मैक्सिमम लायबिलिटी कितना है? सिर्फ 2,000 रुपया, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। इसको बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब तुम्हारा जितना अनपेड अमाउंट है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, उससे ज्यादा तुमसे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, उतना ही तुम्हारा लायबिलिटी है। तो इसमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, क्या थोड़ा कुछ एक्सेप्शन है, वो थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जितना आपका अनपेड अमाउंट है, जितना आपने कमिट किया है, उतना ही आपके लिए लायबिलिटी है। जितना भी आपका वैल्यू ऑफ शेयर्स था, उतना ही वैल्यू का आपका लायबिलिटी है, उससे ज्यादा आपका लायबिलिटी नहीं है। दैट्स द बेस्ट एडवांटेज ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और अगर कंपनी सोचो लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, तो इसमें क्या है, आप एक गारंटीड अमाउंट बोलते हो, ठीक है, गारंटीड अमाउंट बोलते हो। और जब कंपनी बंद होने वाला होता है, सोचो कंपनी अगर बंद होने वाला है, कंपनी वाइंड अप, बंद को बोलते हैं, कंपनी को बंद को बोलते हैं, कंपनी वाइंड अप हो रहा है, ठीक है, वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का। तो अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है ना, तो उस समय जो भी आपने गारंटी दिया था, उतना अमाउंट आप पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जतिन का कोई कंपनी है, ठीक है, जतिन का कोई कंपनी है, और जतिन ने बोला जब भी कंपनी बंद होने वाला है तो मैं कंपनी को 1 लाख रुपया दूंगा, ठीक है, सबको साइन वगैरह करके प्रॉपर्ली बता दिया जतिन को कि जतिन जब भी कंपनी जब बंद होने वाला है तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा। तो कंपनी की लायबिलिटी जो है ना, जतिन की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपया, ठीक है। जब बंद हो रहा हो कंपनी तब आपसे मांग सकता है, ठीक है। और देखो डिफरेंस क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है तो कंपनी कभी भी आपसे रुपया मांग सकता है, ठीक है, कि आपका लायबिलिटी बाकी था ना, थोड़ा रुपया दे दीजिए मेरे को। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो कंपनी जब बंद हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, तब जतिन को बोल सकता है, जतिन याद करो तूने मुझे वादा किया था कि जब कंपनी बंद होने वाला होगा आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे। उस समय जतिन बोलेगा हाँ हाँ मुझे याद है, ये लो 1 लाख रुपया, ठीक है, ये लो 1 लाख रुपया। उससे ज्यादा कंपनी बोलते तो बहुत हालत थोड़ा खराब हो रहा है जतिन, आप अगर हो सके तो 1.5 लाख रुपए दे दो प्लीज, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। आपको 1 लाख रुपए का ही मैक्सिमम लायबिलिटी है जितना जतिन ने गारंटी दिया था, ठीक है। तो ये भी टाइप का कंपनी हो गया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आपने सुन लिया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। और दोनों भी सकता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी भी सकता है, कि कुछ लोग शेयर्स खरीद के रखे, कुछ लोग गारंटी दे के रखे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक स्पेशल टाइप का कंपनी होता है जो कि होता है अनलिमिटेड कंपनी, एज द वर्ड सजेस्ट, ठीक है। इस कंपनी में लायबिलिटी जो है आपका वो अनलिमिटेड इन नेचर है, ठीक है। ये टाइप के कंपनीज भी रहते हैं, ठीक है। जनरली कभी कभी जो है गवर्नमेंट कुछ कंपनीज का लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देता है, ठीक है। अगर थोड़ा डिफॉल्ट वगैरह ज्यादा होता है ना तो उनको अनलिमिटेड कर देता है, ताकि
जो डायरेक्टर्स वगैरह है जो बदमाशी कर रहे हैं उनको पकड़ा जा सके। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जिसका लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, मतलब इसमें कुछ नहीं है कि आप कितना शेयर्स खरीदते हो क्या खरीदते हो उससे मतलब नहीं है, आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या है अनलिमिटेड है। ठीक है, इज इट फाइन? बस 2 पॉइंट्स और है, उसके बाद आज क्लास एंड कर देंगे। अपन ने पढ़ा पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, नंबर 2 अपने पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन, नंबर 3 आपने पढ़ा लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी चलते रहेगा परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की लायबिलिटी जो होते हैं, जो लोग के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, इट इज नॉट अनलिमिटेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, नंबर 4 जो है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या बोला मैंने? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब देखो, ठीक है, 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, जैसे आप मैं जो खाना खा सकते हैं, ठीक है, डांस कर सकते हैं, वो गया नेचुरल पर्सन। ठीक है, जो कि प्रेम मोहब्बत की बातें कर सकते हैं, वो हो गया नेचुरल पर्सन। ठीक है, एक आपने सुना होगा फिक्टिशियस पर्सन। ठीक है, फिक्टिशियस पर्सन। और एक अभी आपने सुना, मुझे बताओ मैंने आर्टिफिशियल पर्सन बोला कंपनी को या मैंने फिक्टिशियस पर्सन बोला? मैंने क्या बोला? मैंने आर्टिफिशियल बोला या मैंने फिक्टिशियस बोला? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोला। फिक्टिशियस का मतलब पता है क्या आपको? जैसे एग्जांपल हो, फिक्टिशियस का एग्जांपल किसी को पता है क्या होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया इन जनरल? किसी को आइडिया है फिक्टिशियस का? एनी आइडिया? रफ गेस किसी को है? नहीं? देखो, स्पाइडरमैन सुना है? स्पाइडरमैन, क्रिश सुना है? क्रिश, ठीक है, ये सब सारे फिक्टिशियस पर्सन, मतलब ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब तो हाइपोथेटिकल फिगर्स है जो कि आपको बनाया जाता है कि आप लोग रिलेट नहीं कर पाए, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेबल नहीं है सब सारे, तो इसको तो फिक्टिशियस पर्सन। कंपनी एक फिक्टिशियस पर्सन नहीं, कंपनी एग्जिस्ट करता है यार। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब कंपनी जो है बहुत कुछ चीज ऐसा कर सकता है जो कि रियल पर्सन कर सकता है। मतलब कंपनी चाहे तो प्रॉपर्टी खरीद सकता है अपने नाम पे, कंपनी चाहे तो बैंक अकाउंट खोल सकता है अपने नाम पे, कंपनी चाहे तो डील्स कर सकता है, ट्रांजैक्शंस कर सकता है दूसरे लोगों के साथ में। तो कंपनी ऐसा बहुत कुछ चीज कर सकता है, इसलिए कंपनी एक फिक्टिशियस पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बट यस, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए है क्योंकि वो ऐसा कुछ कुछ चीजें नहीं कर सकता है जो कि, ठीक है, कुछ कुछ चीजें नहीं कर सकता है जो कि एक रियल पर्सन कर सकता है। मतलब कि खाना खाना, डांस करना, बातें करना, बातें तो चलो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर सकता है वो, बट डांस करना, किसी से प्रेम मोहब्बत वाली बातें करना, इसीलिए कंपनी जो है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अ कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन इज अ कंपनी व्हिच इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी कैन ओन, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, हाँ, अ कंपनी कैन ओन property, have a bank account and raise loan and etc. तो lot of things company can do as like a natural person, but since उसका birth जो है naturally नहीं हुआ है, incorporate हुआ है Companies Act के हिसाब से, that is why it is a natural person नहीं है वो, it is a artificial person. ठीक है, and last but not the least जो कि fifth characteristics जो हमें पढ़ना है कंपनी का, इसके साथ में हमारा फीचर्स ऑफ कंपनी भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगर मेरे को कंपनी को डिफाइन करना है, सबसे पहले मैंने 2 सबसेक्शन 20 वाला डेफिनेशन को देख लिया, उसके बाद अगर मैंने सारे फीचर्स को देख लिए तो यू कैन डिफाइन कि भाई कोई चीज जो है वो कंपनी है या नहीं। आपने आपको यही पूछना है कि क्या वो कंपनीज एक्ट के तहत फिट होता है, टिक, कंपनी है। क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, टिक। परपेचुअल सक्सेशन, टिक। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, टिक। कॉमन सील वाला बात अभी डिस्कस करेगा, टिक। ठीक है, लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है या नहीं है, टिक। अगर सारे चीज है तो आप बोल सकते हो कि कंपनी है। ठीक है, लास्ट बताओ तो ये बहुत सुना, कॉमन सील किसी को आइडिया है कि क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी का, इसलिए पूछ रहा हूँ। कॉमन सील के बारे में सुना है आपने? कॉमन सील किसी को आइडिया क्या होता है? एनीबॉडी? कॉमन सील किसी को आइडिया? चैट में या वैसे भी बताओ कॉमन सील के बारे में। एनीबॉडी? किसी को आइडिया नहीं है तो होना नहीं चाहिए कि किसी को आइडिया नहीं है इसके बारे में। स्टैम्प के तरह, ओके। देखो पहले क्या होता, अब देखो कंपनी को मैंने हम लोग अलग एक कंपनी को जो है एक अलग रेपुटेशन दे दिया अपन ने।
कि कंपनी का अलग ही है, मतलब होता है ना कंपनी का अलग ही रेपुटेशन में है कि कंपनी अलग है, ठीक है, वो अपना डील्स खुद कर सकता है, सब कुछ रख दिया, ठीक है। अब कंपनी अगर डील करना चाहता है, करेक्ट, वेरी गुड प्रथम, ठीक है, तो अगर कंपनी एक डील करना चाहता है तो उसके पास में कुछ तो एक होना चाहिए ना जिसके वो सर्टिफाई कर सके कि भैया कंपनी ने डील कर लिया। तो एक स्टैम्प टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं कॉमन सील, ठीक है। इट इज लाइक अ कंफर्मेशन, जैसे अपना सिग्नेचर करता है सिग्नेचर, वैसे कंपनी जो है साइन करेगा विद द हेल्प ऑफ द कॉमन सील, ठीक है। ये पहले होता था, मतलब एक रबर स्टैम्प होता था रेड कलर का, उसको ऐसे करके पूरा मारता था तो एक रेड कलर का वो बन जाता था, ठीक है। ये पुराना टाइम का बात है जब फिजिकली बैठ के अपन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते थे, ठीक है। सिंस आज चीजें मॉडर्न हो गया है, आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है डीएससी बोल के, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। डिजिटल सिग्नेचर जो है, मेरा भी जैसे डिजिटल सिग्नेचर है, वो एक पेन ड्राइव की तरह होता है, पेन ड्राइव की तरह। उसमें क्या आपका सिग्नेचर जो है ना वो एनक्रिप्ट किया रहता है, आप सिंपली उसको सिस्टम में लगाओ, सिस्टम से वेरीफाई करवाओ, आपका सिग्नेचर जो है ऑटोमेटिकली वहां पे वेरीफाई हो जाएगा। मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर है ना, इट इज इक्विवेलेंट, मतलब एकदम सिमिलर है, इक्विवेलेंट टू साइनिंग, इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर है देन साइनिंग। तो आजकल डीएससी आ गया है, तो थोड़ा कॉमन सील का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। इसलिए कॉमन सील जो है आज की डेट में ऑप्शनल रख दिया, ठीक है, ऑप्शनल कर दिया कि कॉमन सील अगर कोई कंपनी यूज कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है वो एक बार देख लेता हूं, देखो। हाँ, a company being an artificial person is not best out with the body of a natural being, मतलब he is not a natural being, but now the companies act is it is not mandatory to have a common seal, मतलब आज की डेट में कॉमन सील होना मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ कॉमन सील, बट यू कैन रिप्लेस इट बाय द सिग्नेचर्स ऑफ 2 डायरेक्टर्स, ठीक है, और बाय अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी व्हेन द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ सीएस। सुनो, अगर कोई कंपनी कॉमन सील यूज नहीं करना चाहता है तो वो चाहे तो वो क्या कर सकता है पता है आपको? अगर उसमें से 2 डायरेक्टर जो है, क्योंकि एक्चुअली डीएससी वगैरह आगे मैंने बोला था हर डायरेक्टर का डीएससी होता है, ठीक है ना, बिना डायरेक्टर का डीएससी का वो बन ही सकता है इनफैक्ट, ठीक है, डायरेक्टर। तो 2 डायरेक्टर अगर साइन कर दे, ठीक है, 2 डायरेक्टर का साइन कर दे, या फिर एक डायरेक्टर एंड 1 सीएस, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी अगर साइन कर दे तो मान लेंगे कि कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुका है, कॉमन सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो सीएस जो है हर कंपनी अपॉइंट नहीं करता है, बिकॉज सीएस अपॉइंट करने के लिए कुछ कंपनी से क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब कुछ टर्नओवर का चीज होता है कि अगर कंपनी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टर्नओवर ज्यादा है और कैपिटल उतना है तभी एक सीएस को हायर करना पड़ता है। तो हर कंपनी जो है सीएस को हायर नहीं करते हैं, दैट इज व्हाई दोनों ऑप्शन दे दिया कि आइदर 2 डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डीएससी, और एक डायरेक्टर एंड 1 सीएस दोनों मिलकर जो है साइन कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि कंपनी ने ही साइन कर लिया, कंपनी को अलग से कॉमन सील की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए आजकल कॉमन सील जो है वो क्या होगा, कंपलसरी है या मैंडेटरी? इट इज व्हाट, इट इज नॉट मैंडेटरी। आप चाहे तो 2 डायरेक्टर से साइन करवा लो या तो एक डायरेक्टर और एक सीएस से आप साइन करवा लो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीज किया, पहले हमने ओवरव्यू किया पूरे सीएस के बारे में, फिर हमने फर्स्ट एक्ट जो आज शुरू किया वो था कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहला सेक्शन किया अपने 2 सबसेक्शन 20, उससे डिफाइन कि कंपनी इज अ कंपनी which is incorporated under this act or any other previous law, incorporated under this act or any other previous law, ठीक है। बट उससे हमें पूरा अच्छे से समझ नहीं आया, इसलिए हम लोग गए फीचर्स ऑफ अ कंपनी की तरफ, ठीक है। सबसे पहला था सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी और उसके मेंबर्स आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। उसमें हमने केस स्टडी पढ़ा अबाउट मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसका हमने यहाँ पे ये चीज देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, कि कंपनी मैन में कम मैन में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, ठीक है। इसमें हमने ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वाला पार्ट देखा था। फिर लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय गारंटी और अनलिमिटेड। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कितना लायबिलिटी है आपका, ऑन द अनपेड अमाउंट, जो शेयर्स का आपका अनपेड अमाउंट है उतना ही आपका लायबिलिटी है। गारंटी में क्या है, जितना आपने गारंटी कर दिया है जितना आपने गारंटी कर दिया उतना आपसे कंपनी जो है एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप आपसे उतना अमाउंट को ले सकता है। और अगर आप अनलिमिटेड कंपनी है तो आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंपनी कर सकता है, जैसे परचेज करना प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट खोलना, सब कुछ जो है वो चीज कर सकता है। फाइनली कॉमन सील, आज के डेट में कॉमन सील कंपलसरी नहीं है, इंस्टेड अगर 2 डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन कर दे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ाई किया इतना, ठीक है। आई डोंट नो कितना दिन का कितना पढ़ाई हुआ आप लोग का, ठीक है, बट आई होप कि आप लोग को चीजें जो है समझ में आ गया, ठीक है।